पिरान ने अपनी पूरी जिंदगी इस नरक जैसे अंडरग्राउंड बंकर में बिता दी है। उसका हर दिन क्रूर ट्रेनिंग के साथ शुरू होता है। वो सैकड़ों पुशअप्स करता है, पीठ पर भारी वजन लिए। और जब वो थकान से डह जाता है, तब भी उसका बाप कोई दया नहीं दिखाता। वो उसे कमजोर होने की वजह से पीटता है। सच तो यह है कि उसका बाप उसे किसी भी वजह से या बिना वजह के भी मारता है। और बस यूं ही दिन ब दिन चलता रहता है। इसीलिए पिरान का बस एक ही सपना है, इस बंकर को छोड़कर बाहर की दुनिया देखना। उसके पास बस एक पुरानी फैमिली फोटो है जो उसे यकीन दिलाती है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है। लेकिन उसका बाप, जिसने उसे इस बंकर में कैद किया है, ऐसा नहीं मानता। वो बार बार कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है। लेकिन हमारा हीरो उसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसका बाप इतना नीच है। उसने पिरान को यहाँ कैद किया और हर दिन दोहराता है कि वो कभी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जल्द ही बाहर दुनिया में कयामत आएगी, जहाँ सबका अंत हो जाएगा। पिरान के दिन बस एक चीज से रोशन होते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में किताबें। वो दुनिया जिसे वो इतनी बेताबी से अपनी आंखों से देखना चाहता है, ताकि वो अपनी माँ को ढूंढ सके और नए दोस्त बना सके। लेकिन हकीकत क्रूर है, और अभी वो सिर्फ अपने बाप का जूता देखता है, जो उसे जल्द ही कड़वी वास्तविकता में वापस ले आता है। बाहर निकलने के लिए पिरान को बंकर की चाबियां हासिल करनी होंगी, जो उसके बाप के पास हमेशा रहती हैं। और इसलिए एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो मौका लेने का फैसला करता है। पिरान का बाप पीछे मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। हमारे लड़के को ये एक मौका लगता है, और वो एक टुकड़ा शीशा उठाकर हमला करने की सोचता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यही वो पल है जिसका उसे इंतजार था। वो अपने बाप को मार डालेगा और बंकर से भाग निकलेगा। वो कूदता है मारने के इरादे से, लेकिन लगता है उसने एक घातक गलती कर दी। उसे नहीं पता था कि उसका बाप कभी अपनी सतर्कता कम नहीं होने देगा। पिरान का बाप उसकी ओर बढ़ता है और वो हमला करने के लिए आगे कूदता है, लेकिन उसका घूंसा हवा में ही रह जाता है, क्योंकि उसका बाप एक तरफ हट जाता है। उसका बाप उसे जोर से लात मारता है। खून हमारे हीरो के मुंह से निकलता है और उसकी नज़र धुंधली पड़कर काली हो जाती है। पहले दिन हमारा लड़का चीखते हुए अपने अंधेरी कोठरी में जागता है। उसका बाप अंदर आता है, उसकी कोशिश की तारीफ करता है और उसे नियम याद दिलाता है। कोई हथियार नहीं, सिर्फ नंगे हाथ। क्योंकि उसने नियम तोड़ा, उसका बाप कहता है कि कल उसे दुगनी ट्रेनिंग करनी होगी। वो कोठरी को ताला लगाता है और उसे सोने के लिए कहता है। जब बिजली कट जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, पिरान ध्यान से सुनता है। उसे दो चीजें समझ आती हैं। जब उसका बाप कहता है कि सोने का वक्त है, तब असल में ऊपर सुबह होती है और बाहर की दुनिया अभी भी नॉर्मल है। पूरी कयामत की कहानी एक झूठ है, जिसे उसका बाप उसे कैद रखने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारा हीरो कसम खाता है कि वो भागेगा। वो फैमिली फोटो को देखता है और फैसला करता है कि वो अपनी माँ को ढूंढेगा, भले ही उसका बाप कहे कि वो मर चुकी है। अब उसे यकीन है कि ये भी एक झूठ है। वो जरूर जिंदा होगी। हमारा लड़का खुद से वादा करता है कि वो उसे फिर से देखेगा। कहीं और उसका बाप एक फ़ोन कॉल का जवाब देता है। कॉलर को कहता है कि जब तक सचमुच कोई इमरजेंसी ना हो, उसे कांटेक्ट न करे। थोड़ी देर सुनने के बाद वो कॉल को ठंडे अंदाज में सरवाइव करने की शुभकामनाएं कहकर ख़त्म कर देता है। कोठरी में वापस पिरान सो रहा है, रस्सियों से बंधा हुआ, और चिल्ला रहा है कि उसे आज़ाद किया जाए। जब उसका बाप उसे नज़रअंदाज करता है, वो रस्सियों के खिलाफ संघर्ष करता है। खुद से बुदबुदाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रस्सियां ढीली होने लगी हैं। जैसे ही वो आज़ाद होने वाला है, उसका बाप अंदर दौड़कर आता है और उसे रुकने का आदेश देता है। हमारा लड़का डबल ट्रेनिंग का जिक्र करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप बीच में टोकता है। प्लान्स बदल गए हैं, अब और ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ कैद। हमारा लड़का पूछता है कि रस्सियों में बंधा हुआ वो कयामत के लिए कैसे तैयार होगा, लेकिन उसका बाप उसे भूलने के लिए कहता है। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए पिरान जानता है कि अगर वो कैद रहा तो वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वो और जोर से लड़ता है और आखिरकार रस्सियों को तोड़ देता है। उसका बाप पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो रस्सियों को फाड़ता रहता है, भले ही उसके बाप की हंसी कमरे में गूंज रही हो। अचानक उसका बाप उसे मारता है और वो उड़कर दीवार से टकराता है। वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि हिले नहीं, लेकिन हमारा लड़का वापस वार करता है, न मानने और हार न मानने का फैसला करता है। जब वो आखिरकार आज़ाद हो जाता है, हमारा हीरो ठान लेता है कि वो अपने बाप को एक बार हारते दिखेगा। उसे अपने बाप के गुस्से के नीचे कुछ और दिखता है, शायद उदासी। पिरान सोचता है कि उसका बाप उसे ऐसे क्यों देखता है। फिर उसका बाप उसे एक और मुक्का मारता है और उसकी नज़र फिर काली हो जाती है। पिरान का बाप चौकबोर्ड के पास खड़ा है, जबकि हमारा हीरो पास बैठा है। सुनता है कि वो कैसे सर्वाइवल के पहले नियम के बारे में कितना ज़रूरी है, इस पर जोर देता है।
वो बार बार बताता है कि बंकर कितना सुरक्षित है, कि ये 626 सालों से सील्ड है, खाने से भरा हुआ है और बाहर निकलना यानी मौत को दावत देना। उसका बाप यकीन करता है कि कयामत किसी भी पल आ सकती है और बंकर ही दुनिया में आखिरी सुरक्षित जगह है। जब हमारा लड़का अकेला होता है वो धीरे से नेवर बुदबुदाता है। अपने बाप की लगातार चेतावनियों से परेशान उसे वो परेशान करने वाला पल याद आता है जब वो बेहोश होने के बाद जागा और उसे एहसास हुआ कि उसका बाप जा चुका था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बस कल ही उसके बाप का बर्ताव और अजीब हो गया था, उनकी रोजमर्रा की रूटीन को तोड़ते हुए। और अब पिरान को यह एहसास नहीं छोड़ रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसे यकीन है कि वो सही है। अचानक दरवाजे खड़खड़ाने और बजने लगते हैं। घबराहट में हमारा हीरो इधर उधर देखता है, भ्रम में बुदबुदाता है क्योंकि गूंज बंकर में फैल रही है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वो उसे करीब खींच रही हो। जब वो एक दरवाज़ा खुला देखता है वो उसकी ओर दौड़ता है। उसे एहसास होता है कि यही वो मौका है जिसका उसे इंतजार था। खाली गलियारों से दौड़ता हुआ पिरान अपने बाप से रुकने का डर नहीं है। वो खड़खड़ाते गेट्स को पार करता है, बिना रुके और सीढ़ी पर रुकता है। उत्साह बढ़ता है जैसे ही हमारा लड़का तेजी से चढ़ता है। उसकी हथेलियां सीढ़ियों से टकराती हैं। वो लगभग सूरज की रोशनी के लिए प्रार्थना करता है। वो हैच को धक्का देता है और जब वो आखिरकार खुलता है, रोशनी की लहर उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करती है। हमारा हीरो धीरे धीरे बाहर कदम रखता है। उसके पैर ऊपर की जमीन को छूते हैं और वो पहली बार सूरज को देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही कोई पास आता है वो अविश्वास में बुदबुदाता है कि वो वाकई बाहर निकल आया है। एक आदमी चिल्लाता है, पूछता है कि वो सड़क पर क्यों है, और पिरान हैरान बोल पड़ता है कि ये एक असली इंसान है। घबराहट शुरू हो जाती है। ये पकड़े जाने का वक्त नहीं है। अगर उसके बाप को पता चला कि वो भाग गया तो वो उसके पीछे आएगा। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लड़का दौड़ता है, बंकर से जितना हो सके उतना दूर जाने की बेताबी में। नंगे पैर वो शहर में दौड़ता है, उस आज़ादी से उत्साहित जो उसने सिर्फ सपनों में देखी थी। बंकर में कैद होने की याद उसे और तेज दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। वो सोचता है कि दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुल गए। क्या ये कोई गड़बड़ थी? नहीं, उसका बाप इतना सावधान है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये ख्याल उसके दिमाग में आता है कि शायद उसके बाप ने उसे जानबूझकर बाहर निकलने दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। उसका बाप कभी अपना नियम नहीं तोड़ेगा, कभी बंकर नहीं छोड़ेगा। पास से हंसी की आवाज़ उसका ध्यान खींचती है। वो अजनबियों को देखता है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, जैसे कुछ गलत ही नहीं है। उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया शांतिपूर्ण है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसे उसके बाप ने चेतावनी दी थी। उसके बाप ने जो कुछ भी कहा अब सब झूठ लगता है। यहाँ लोग बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आसमान की ओर देखकर वो हमारा हीरो खुद से यकीन दिलाता है कि कयामत असली नहीं हो सकती। तभी हंसी बेचैनी में बदल जाती है क्योंकि उसके बाप की चेतावनी फिर से गूंजती है। कयामत बिना किसी चेतावनी के आएगी। लोग ऊपर देखने लगते हैं, अनजान कि क्या आने वाला है। सूरज के पीछे एक विशाल काला गोला दिखाई देता है जो एक जलते हुए ग्रह जैसा लगता है। भीड़ उसे कंफ्यूजन से देखती है जबकि पिरान की आंखें फैल जाती हैं। वो गोला आकाश को निगल लेता है। इसके सतह पर काले घुमावदार लहरें फैलती हैं, जैसे कोई भयानक जीव बढ़ रहा हो। गोला गड़गड़ाता है, दहशत फैलती है और लोग इशारा करने लगते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरता है, कुछ लोग इसे चांद समझते हैं तो कुछ सवाल चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा लड़का अकेला इसकी असली सूरत देख पाता है। वो उन जीवों को देख सकता है। अचानक सुनहरी रोशनी फट पड़ती है और एक भयानक मुंह दिखाई देता है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत भरे हैं। हमारा नायक जैसे जम गया जब अंधेरे से राक्षस निकलते हैं। ढेर सारे अंगों और गुस्सैल आंखों की भीड़ धरती की ओर उतर रही है। झुंड सर्पिल बनाते हुए आसमान को चीरता हुआ आता है। अब वो भंवर शहर के ऊपर मंडरा रहा है और उसे सिर्फ अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, बंकर कभी मत छोड़ना। वो नियम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए था, जब तक कि राक्षस गलती से बंकर न ढूंढने। जैसे ही सड़कों पर सांप जैसे अंग टूटकर गिरते हैं, पिता की चेतावनी गूंजती है और पॉन को वो चॉकबोर्ड याद आता है। नियम नंबर 1 कटा हुआ है। सिस्टम चमकता है। रिमोट कमांड। सारे ताले खुल जाते हैं। राक्षस दहाड़ते हैं और सड़कों पर बाढ़ की तरह फैल जाते हैं। लोग डर से जम जाते हैं। झुंड सूरज को ढक लेता है, जीव एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए। जमीन पर हाहाकार मच जाता है। भीड़ घबराहट में भागती है। अचानक खामोशी टूटती है। सांप जैसे अंग बाहर निकलते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसकी चीखें गूंजती हैं जब उसे घसीटा जाता है। उसका चश्मा टूट जाता है और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका सिर फुटपाथ पर लुढ़कता है। लोग घबराकर चिल्लाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। इस कोलाहल में कोई बेताबी से पूछता है कि ये चीज़ क्या है, जबकि दूसरा चिल्लाता है कि सबको भागना चाहिए। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने की कोशिश करते हैं।
इस सब के बीच में एक आदमी हेडफोन लगाए आगे बढ़ता है, जैसे उसे इस हंगामे का कोई अंदाजा ही ना हो। हेडफोन वाला लड़का रुकता है, ऊपर कुछ हलचल देखता है, तभी एक भयानक भीड़ नीचे गिरती है, सड़क को हिलाकर रख देती है। एक विशालकाय जानवर ऊर्जा से चटकता हुआ उठता है। हर कदम से धमाके उठते हैं। एक और पंख वाला जीव जोरदार धमाके के साथ उतरता है, घूमता हुआ, और बाकी राक्षस पास आते हैं, जो भी गिरता है उसे कुचलते हुए। लोग मदद के लिए चीखते हैं, कोई पुलिस के लिए चिल्लाता है, लेकिन दूसरा कहता है कि फोन पहले ही बंद हो चुके हैं। हर तरफ घबराहट है और हमारा नायक इस तबाही के बीच खड़ा है। उसके पिता की गंभीर चेतावनी गूंज रही है, जब कयामत आएगी, दुनिया खून में डूब जाएगी। चीखें और राख। बर्बाद हुए चौराहे पर लाशें बिखरी पड़ी हैं और हमारा लड़का सदमे में देख रहा है। शहर के ऊपर एक विशाल काला भंवर मंडरा रहा है। एक टाइम स्टैम्प चमकता है, दिन 1। लोग चीखते हैं, तबाही जारी है। दिन 1 दिन 0 में बदल जाता है। कयामत बस आने वाली नहीं, वो तो पहले से ही यहाँ है। जमीन फट जाती है, इमारतें ढह जाती हैं और राक्षस सड़कों पर बाढ़ की तरह फैल जाते हैं। आखिरी शब्द साफ करते हैं कि कयामत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। राक्षसों का सर्पिल शहर के ऊपर टावर की तरह खड़ा है और पैन सड़क पर उतरता है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता कयामत के बारे में सही थे, ये सच है। सिर उठाकर नायक समझता है कि अगर चेतावनी सही थी तो उसकी मां को खोना भी सच होगा। वो दांत भींचता है, मान लेता है कि वो चली गई। धमाके होते हैं, कदमों की गड़गड़ाहट, और भीड़ घबराकर तितर बितर हो जाती है। राक्षसों का झुंड सड़कों पर दहाड़ता हुआ दौड़ता है। लोग भागते हैं। जैसे ही जीव पास आते हैं, कोई पौन का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। उसका पिता उसे हंगामे के बीच से खींचता है, जबकि राक्षस भीड़ को चीरते हुए आते हैं। वो आदमी चिल्लाता है कि रुकना नहीं है। बचे हुए लोग सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। एक आदमी नीचे गिरता है और खा लिया जाता है, लेकिन हमारा लड़का भागता रहता है। एक मोड़ पर मुड़ता है, पीछे राक्षसों का झुंड। उसका पिता चेतावनी देता है कि आगे और राक्षस हैं। उसे खींचता है और वो एक बैरियर के ऊपर से कूदते हैं। सड़क पर लोग भागने की कोशिश में भरे हैं। मदद की पुकार हवा में गूंजती है। सांप जैसे अंग लोगों को राक्षसों के मुंह में खींच लेते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंग पास आते हैं और लोगों को निगल लेते हैं। जैसे ही झुंड आगे बढ़ता है, वो एक पुल पर पहुंचते हैं, जहां लोग ठोकर खाकर चीखते हैं, पीछे राक्षस धमाके करते हुए। जीव सब कुछ चीरते हुए आते हैं, एक आदमी को पकड़कर खींच लेते हैं और पैन चिल्लाता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं। उसका पिता चिल्लाता है कि वक्त नहीं है, भागना होगा। पुल ही एकमात्र रास्ता है। भीड़ आगे बढ़ती है, राक्षस पुल पर बाढ़ की तरह चढ़ते हैं। नायक चेतावनी चिल्लाता है, लेकिन उसका पिता जवाब नहीं देता। एक राक्षस झपट्टा मारता है, अपने अंगों को हमारे लड़के के पैर के चारों ओर लपेटता है। वो छटपटाता है, अंग कसते हैं, लेकिन उसका पिता एक पत्थर से उन्हें तोड़ देता है। जीव चीखता है और पीछे हटता है, लेकिन फिर अब घायल है, अपने पैर को पकड़ता है क्योंकि झुंड और पास आता है। वो खुद को आगे धकेलता है, ठोकर खाता है, भागने के लिए दृढ़ परित्यक्त कारों के बीच से रास्ता बनाता है। नायक महसूस करता है कि राक्षस पास आ रहे हैं। वो गिरता है, फुटपाथ पर फिसलता है, बुदबुदाता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो आगे जाए, मानता है कि वो और नहीं भाग सकता। ऊपर देखते हुए अपने पिता से भागने को कहता है। यादें उमड़ती हैं फंसे होने की, अनसुनी होने की चीखें। वो सिर झुकाता है, लेकिन उसका पिता पास आता है और जोर देता है कि उसे उठना होगा। हमारा लड़का विरोध करता है, पूछता है कि भागते रहने का क्या फायदा, उसे यकीन है कि कोई रास्ता नहीं है। उसका पिता जोर देता है कि उसे पता है कि पैन कर सकता है। सिर हिलाते हुए नायक हिचकिचाता है, लेकिन उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, कहता है कि भागो। पिन विरोध करता है, जानना चाहता है कि प्लान क्या है, लेकिन उसका पिता कुछ उसकी हथेली में दबाता है और उसे जाने को कहता है। वक्त नहीं है, उसे पुल छोड़ना होगा। लड़का सिर हिलाता है, लंगड़ाता हुआ चला जाता है, कारों के बीच से रास्ता बनाता है। पीछे मुड़कर देखता है, पुल कांप रहा है, तार टूट रहे हैं और पूरी संरचना खाई में ढह जाती है, धूल और मलबे में दब जाती है। वो किनारे पर रुकता है, फुसफुसाता है और अपने पिता को पुकारता है। नायक वहां खड़ा है, बर्बाद शहर को देख रहा है। जो हुआ उसे समझने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाता। अपने लॉकेट को देखता है, एक याद उमड़ती है। उसके पिता ने एक बार कहा था कि वो जीवित रह सकता है, कि उसे पता है कैसे। अपैन सोचता है कि क्या ये सब शुरू से ही प्लान का हिस्सा था। वो चुपके से खुद से पूछता है क्यों। टाइमिंग पर सवाल उठाता है और महसूस करता है कि वो इतनी दूर आ चुका है। अगला कदम क्या करना है यह अनिश्चित है। हमारा लड़का बंकर में फंसे हुए सूरज की रोशनी और आज़ादी के सपने याद करता है, लेकिन अब जैसे ही उसके हाथ में रोशनी चमकती है, वो पहले से ज़्यादा खाली महसूस करता है।
उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने चमकता है। वो फिर से क्यों फुसफुसाता है, अपने पिता से जवाब मांगता है कि चीज़ें इतनी दूर क्यों गईं। वो चिल्लाकर पूछता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, आसपास के हंगामे पर चिल्लाता है। अचानक उसे याद आता है कि उसे कुछ दिया गया था, एक कागज का टुकड़ा। उसे कसकर पकड़ता है। पिरिन जमीन को देखता है, तभी जमीन कांपने लगती है और एक विशालकाय राक्षस पास में उतरता है। वो भागता है, जीव दहाड़ता है, लेकिन वो ठीक पीछे है। उसका पैर कुछ मलबे से टकराता है और वो लगभग गिर जाता है, लेकिन नायक एक टूटा हुआ खंबा पकड़ता है और कूदता है। जीव नीचे गिरता है, दोनों को लुढ़काता है। खड़े होने की कोशिश में हमारा लड़का अपने घायल पैर को पकड़ता है और जानवर का सामना करता है। बुदबुदाता है कि ये अंत है, सोचता है कि उसके लिए कुछ नहीं बचा। एक पानी की बूंद उसकी त्वचा पर गिरती है। वो अपनी मुट्ठी में सिकुड़ा हुआ नोट देखता है। तेरी माँ जिंदा है, वो चीखता है, मांगता है कि उसे ये अब क्यों पता चला। जैसे ही राक्षस के कदम जमीन को हिलाते हैं, पैन खुद को उठने के लिए मजबूर करता है, जीने और हार ना मानने का संकल्प लेता है। चिल्लाता है कि वो अपनी माँ को ढूंढेगा। वो राक्षस से भिड़ता है। अचानक उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, याद दिलाती है कि इंसान कयामत में ताकत या बुद्धि के बिना नहीं जीवित रह सकते, सिर्फ किस्मत काफी नहीं है। नायक सवाल करता है कि अब वो कैसे जीवित रहे। जैसे ही जमीन और तेजी से कांपती है और जानवर हमला करता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसके पिता की आवाज बीच में आती है, पूछती है कि क्या उसने सब कुछ भुला दिया जो उसे सिखाया गया था। जैसे ही राक्षस हमला करता है, हमारा लड़का बचता है और उसके बगल में पहुंचता है। सामने एक हथियार देखकर वो उसका अंग पकड़ता है और खुद को ऊपर खींचता है। वो मुड़ता है, हमलावर जीव को घूरता है, हमला करने को तैयार। इसके पंजों के नीचे फिसलते हुए पौन हथियार छीन लेता है और आगे दौड़ता है। दृढ़ता से झूमता है, खुद से कहता है कि वो जीवित रहेगा। शहर खंडहर में है, राक्षस आजादी से घूम रहे हैं। एक टावर से उतरता है, दूसरा मलबे के बीच से चलता है। सड़कें और इमारतें टूटी हुई हैं और डरावनी खामोशी है। जैसे ही रात ढलती है, बचे हुए लोग मलबे में पनाह लेते हैं। एक आदमी अपना चेहरा पोंछता है और बड़बड़ाता है कि 4 दिन हो चुके हैं। दूसरा हताश होकर पुलिस के गायब होने की शिकायत करता है और सोचता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक लड़की टिप्पणी करती है कि उनकी छिपने की जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन मानती है कि खाना खत्म हो चुका है। कोई नहीं जानता कि अब कहाँ जाना है। इससे पहले कि वो आगे बोल पाए, एक आदमी बीच में टोकता है, उसे रुकने को कहता है क्योंकि वो सबको असहज कर रही है। हैरान लड़की जोर देती है कि वो जोर से नहीं बोल रही। नायक उसके पीछे पड़ी लाश की ओर देखता है और साफ करता है कि उसका मतलब वो नहीं था। अपने दिमाग खोने की बड़बड़ाहट में एक छोटी लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने हर जगह देख लिया। वो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन कुछ नहीं बचा, और अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए होगा। लड़की को एक जगह याद आती है जहाँ उन्होंने अभी तक नहीं देखा, और वो खुद जाकर चेक करने का फैसला करती है। जैसे ही वो निकलती है, हमारा लड़का उसे थैंक यू बोलता है, मानता है कि वो अकेली है जो मदद करती है। वो तारीफ को नज़रअंदाज करती है और मलबे में गायब हो जाती है। वो 2 आदमियों को ढूंढती है और पूछती है कि क्या उन्होंने कोई खाना देखा। इसके बजाय वो एक छिपे हुए भंडार से खाना खाने लगते हैं। वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें बांटना था, लेकिन एक अंधे उचकाता है, कहता है कि ऐसा कोई समझौता नहीं था। वो बताती है कि कल उन्होंने साझा भंडार से खाया था, लेकिन वो अनजान बनते हैं। जब वो उन्हें रिपोर्ट करने की धमकी देती हैं, वो उसका रास्ता रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि कोशिश भी ना करें। वो डटकर खड़ी रहती है। गंजा आदमी हंसता है, कहता है कि वो भाग नहीं सकती, लेकिन अनमने ढंग से हट जाता है। अचानक पास में एक चीख गूंजती है। दोनों आदमी जम जाते हैं। एक पूछता है कि क्या वो किसी की चीख थी, जबकि दूसरा शांत रहने की कोशिश में कहता है कि वो दूर से आई और वो ठीक होंगे। फिर उसे सामने कुछ दिखता है। लड़की झुकती है और गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाता है कि वो सख्त बनने का दिखावा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो मुड़ती है और मलबे के बीच से वापस रास्ता बनाती है। वही आदमी पहले से उसे देखता है और राहत भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उसने इलाका खोजा। वो सिर हिलाती है। जब वो पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, वो अपनी जैकेट के नीचे रोटी का टुकड़ा छिपाती है और कहती है कि कुछ नहीं था। वो उस पर यकीन करता है। अचानक एक जोरदार धमाका धूल उड़ाता है और एक आंख वाला राक्षस दिखाई देता है। मलबे से घिरा आदमी जम जाता है क्योंकि राक्षस पास आता है। घबराहट में वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की उसके पास से दौड़ती हुई निकल जाती है, माफी मांगते हुए, क्योंकि उसकी चीखें राक्षस के शोर में दब जाती हैं। सड़क पर राक्षस के आने से हड़कंप मच जाता है। कोई चिल्लाता है कि पीछे मत देखो। दूसरा गाली देता है क्योंकि और राक्षस निकलते हैं, और एक लाल बालों वाला आदमी कहता है कि एक बार कोई और पकड़ा गया तो वो बच निकलेंगे। छोटी लड़की सीधे राक्षस की ओर दौड़ती है, बिना हिचकिचाए उसके हमलों से बचती है। वो घूमती है, उसके अंगों पर लुढ़कती है और धूल के गुबार में उतरती है, पास के 2 आदमियों को हैरान छोड़ते हुए।
बिना रुके वो सीधे खड़ी होती है और भागती रहती है। गंजा आदमी उसे जाते हुए देखता है, महसूस करता है कि वो सबसे तेज है। चारों ओर हाहाकार मचता है, लोग चीखते और भागते हैं। वो बर्बाद सड़कों से होकर गुजरती है, ऊंचे स्थान पर चढ़ती है और सांस लेने के लिए रुकती है। पीछे मुड़कर देखती है, पॉन को आंखें बंद किए बैठे देखती है। वो उसे हल्के से धक्का देती है, पता चलता है कि वो जिंदा है लेकिन बेहोश। अचानक एक जीव सिसकता हुआ पास आता है। वो दीवार से सटकर छिपने की कोशिश करती है क्योंकि वो नजदीक आता है गुर्राता हुआ। छोटी लड़की नायक को उठाने के लिए पकड़ती है। राक्षस उनके ऊपर मंडराता है और अब सिर्फ वो दोनों हैं जो इस खतरे का सामना कर रहे हैं। मलबा थमता है और छोटी लड़की सांस लेने की कोशिश करती है। वो मुड़ती है और देखती है कि पेन उसकी गोद में पड़ा है। वो कांपने लगता है, बेचैनी से जानना चाहता है कि वो कौन है और क्या कर रही है। वो हकलाती है जबकि नायक चुपचाप प्रण लेता है कि वो फिर कभी अपनी सावधानी नहीं छोड़ेगा। वो समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए ढका ताकि राक्षस उसे ना देखें, लेकिन उसके शब्द उसके पिता की चेतावनियों में दब जाते हैं जो कहते थे कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। हमारा लड़का खुद को याद दिलाता है कि किसी पर भरोसा न करें, भले ही उसका पेट भूख से गुर्रा रहा हो, क्योंकि वो बंकर छोड़ने के बाद से कुछ नहीं खाया। कमजोर और मुश्किल से खड़ा हो पाता वो खाने के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जेब से रोटी का एक टुकड़ा फिसल जाता है जिसे वो नोटिस करता है। वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन पेरिन उसे झूठा कहता है और उसे लेने के बारे में सोचता है। आखिर में वो रोटी को आधा फाड़कर उसे एक टुकड़ा देती है। वो हिचकिचाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्यों बांट रही है, और वो कहती है कि अब उसे इसके बदले 5 गुना खाना देना होगा। वो सहमत होता है। खाने के बाद नायक उठकर जाने लगता है, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ती है, चेतावनी देती है कि राक्षस अभी भी आसपास हैं। वो रुकता है जब उसे एहसास होता है कि वो इस इलाके को अच्छे से जानती है और वो मानती है कि वो पूरी जिंदगी यहीं रही है। हमारा लड़का उसे गौर से देखता है, भरोसा करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो जोर देती है कि उसे जगह पता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे सबवे स्टेशन तक ले जा सकती है। वो आह भरती है, उसे रास्ता दिखाने को राजी हो जाती है, लेकिन रोटी देने का पछतावा करती है। उत्सुकता में वो पूछती है कि वो सबवे क्यों जाना चाहता है। पैन समझाता है कि वो सुरक्षित है, वहां खाना है, बचने के रास्ते हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये जमीन के नीचे है जहां राक्षसों के लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल है। जल्दी ही वो रुकती है और कहती है कि वो पहुंच गए हैं। वो शक करता है, लेकिन वो यकीन दिलाती है कि ये प्रवेश द्वार है। एक बुजुर्ग आदमी प्रकट होता है, पुष्टि करता है कि ये सही जगह है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वो उन्हें छिपी सीढ़ियों से सबवे में ले जाता है जहां बचे हुए लोगों की भीड़ है। बूढ़ा आदमी पहले हुए राक्षस के हमले को याद करता है जिसने सबको पनाह लेने पर मजबूर किया, और बताता है कि नायक ने इस जगह को संजोग से ढूंढ लिया है। वो बताता है कि लोग सिर्फ दवा के लिए ऊपर जाते हैं और ये दोनों काफी समय बाद पहले नए लोग हैं। पैन भीड़ का जायजा लेता है, चिंतित कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मुसीबत, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ सभी भरोसेमंद हैं। वो आखिरकार ढीला पड़ जाता है। बूढ़ा आदमी खुद को बाउम भुएंग के रूप में पेश करता है, एक डॉक्टर, और बताता है कि वो दवा ढूंढते वक्त उनसे मिला था। वो उनके नाम पूछता है और लड़की आगे बढ़ती है, खुद को हारू के रूप में पेश करती है, गौसेंग मिडिल स्कूल की छात्रा। बाउम उसकी वर्दी पहचानता है और जिक्र करता है कि उसका अस्पताल सड़क के उस पार था, लेकिन हारू हैरान दिखती है और जोर देती है कि वहां कभी अस्पताल नहीं था। हमारे लड़के की खराब हालत देखकर बाउम उसका नाम पूछता है। नायक हिचकिचाता है, अपनी डायरी के बारे में सोचता है और मानता है कि उसका कोई नाम नहीं है। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है, कहता है कि जब वो तैयार हो तो नाम बता दे। अचानक एक लाल बालों वाला लड़का दौड़कर आता है, बताता है कि किसी की हालत बिगड़ गई है, और बाउम जल्दी से वहां जाता है। हालांकि उसने पहले ही घाव का इलाज करने की कोशिश की थी, वो और खराब हो गया है और अब इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। बाउम अपने औजार तैयार करता है, जबकि पेरिन उन कहानियों को याद करता है जो बेईमान डॉक्टरों के बारे में थी, जो सिर्फ पैसे के लिए मदद करते थे, और सोचता है कि बाउम के इरादे क्या हैं। जब बाकी लोग सवाल करते हैं कि क्या अब पैसे का कोई मतलब भी है, बाउम शांत रहता है, जोर देता है कि सर्जरी उसका काम है और वो कभी मरीज नहीं खोता। वो ऑपरेशन शुरू करता है, सबको भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। जब प्रक्रिया खत्म होती है, मरीज बाउम को गले लगाता है आभार में। फिर भी हमारा लड़का देखता रहता है, अनिश्चित कि उस पर भरोसा करें या नहीं। जब बाउम मरीज को आराम करने को कहता है, एक बैच गिरता है जिससे पता चलता है कि बाउम भुआंग असल में एक पशु चिकित्सक है। वो अपने औजार तैयार करता है और चेतावनी देता है कि अगला हिस्सा दर्दनाक होगा। जब मरीज घबराता है और बंधन खोलने की विनती करता है, बाउम मना करता है, समझाता है कि कोई भी हलचल जानलेवा हो सकती है। मरीज बाउम की पशु चिकित्सा पृष्ठभूमि पर विरोध करता है, लेकिन बाउम जोर देता है कि इंसान भी जानवर हैं तो इलाज लागू होता है। मरीज छटपटाता रहता है और बाउम नशीलेपन का सुझाव देता है, लेकिन लाल बाल वाली लड़की बताती है कि अभी ये ढूंढना असंभव है। बाउम एक ईंट निकालता है, बुदबुदाता है कि ये काम चला लेगा और मरीज को बेहोश कर देता है, जबकि हारू और हमारा लड़का चुपचाप खड़े रहते हैं। पेन अपने पिता की एक तस्वीर और एक नोट पकड़े हुआ है जिसमें संकेत है कि उसकी मां शायद अभी भी जिंदा है। भले ही उसे निराशा महसूस होती है,
जैसे ही वो तस्वीर पर गौर करता है, उसका ध्यान उसमें पीछे खेले अनजान फूलों पर जाता है। उसने पहले कभी ऐसे फूल नहीं देखे। फूलों को ध्यान से देखने के बाद नायक को शक होता है कि ये फूल शायद सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही उगते हैं। अगर ऐसा है, तो ये तस्वीर उसकी माँ की लोकेशन का एक सुराग हो सकती है। वो तय करता है कि उसे किसी ऐसे शख्स की मदद चाहिए जो पौधों के बारे में जानता हो। इस बीच एक बंकर में लोग जमा होते हैं। एक मातहत ऐलान करता है कि सब लोग आ चुके हैं और कैप्टन घोषणा करता है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। वो चेतावनी देता है कि किसी भी तरह का विरोध कुचल दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो। जब एक आदमी जवाब मांगता है, कैप्टन उसे घूरता है। वो दावा करता है कि वो लोगों की आंखों में देखकर उनके राज और डर पढ़ सकता है। गुस्सेल आदमी में डर देखकर कैप्टन उसे निशाना बनाता है। वो आदमी जगह मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे मुक्का मारता है, कहता है कि डर हमेशा उसके आसपास उभरता है। कैप्टन कहता है कि उसे ये देखना पसंद है और मांगता है। वो आदमी को उसका असली रूप दिखाने का आदेश देता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाता है कि रुक जाए। एक माताहत बीच में टोकता है, बताता है कि एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की, एक लड़का और एक घायल आदमी गायब हैं। कैप्टन खुद इसका हिसाब करने का फैसला करता है, फिर इस गुस्सैल आदमी को बांधकर बाहर छोड़ने का आदेश देता है, उसके विरोध को नज़रअंदाज करते हुए। राक्षसों से दिन रात सतर्कता के बाद थक चुका हमारा लड़का सपना देखता है कि उसे और गहराई में घसीटा जा रहा है, और अचानक जागता है, अनजान चेहरों को अपने चारों ओर देखकर, जो मांग करते हैं कि वो कौन है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसे 2 मिनट देता है कि वो खुद को साबित करे, वरना उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भागने से कोई फायदा नहीं। जैसे ही पॉन खड़ा होता है, कैप्टन अपने पहले जजमेंट पर फिर से विचार करता है, जो नायक की जिज्ञासा के बारे में था। सुनहरे बालों वाला आदमी पूछता है कि वो उनसे कैसे लड़ेगा, लेकिन वो सवाल को उसी पर उछाल देता है। कैप्टन मुस्कुराता है, हमारे लड़के को अपनी आंखों के पीछे का राज खोलने को उकसाता है। सुनहरे बालों वाला कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन पैन कहता है कि उसे गिराने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। सुनहरे बालों वाला फिर एक ब्लेड निकालता है, जबकि नायक अपनी गायब तस्वीर ढूंढता है। वो आदमी तस्वीर लहराकर ताना मारता है, कहता है कि उसे इसके अलावा कुछ और कीमती नहीं मिला। हमारा लड़का धमकी देता है कि अगर तस्वीर को नुकसान हुआ तो वो उसे मार डालेगा। कैप्टन तस्वीर छीन लेता है और उसे फाड़ने की धमकी देता है, जबकि पिरम को पीटा जाता है और पूछा जाता है कि एक कागज का टुकड़ा इतना क्यों मायने रखता है। कैप्टन ऐलान करता है कि नायक को निकाला नहीं जा रहा। उसने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक गहरी स्याही। तो वो उस आदमी को उसे निगरानी में रखने और तस्वीर को कभी नजरों से दूर न करने का आदेश देता है। वो आदमी मानता है कि पेरन उसे परेशान करता है, लेकिन तस्वीर पकड़े रहने से हमारा लड़का बेबस लगता है। हारू चेक करती है कि नायक ठीक है, लेकिन वो गुस्से में उस पर झपटता है, उसे धक्का देता है। वो पूछती है कि वो उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है, कहती है कि वो तो बस मदद करना चाहती थी। वो जोर देता है कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं और उसे पीछे हटने को कहता है। वो अपना नाम चिल्लाती है, हारू, उसे याद रखने को कहती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता है। बाउम हारू से पूछता है कि क्या गलत है। वो कहती है कि पैन को समझना नामुमकिन है, और बाउम सहमत होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारा लड़का अपने पिता की चेतावनी याद करता है कि मदद पर कभी भरोसा न करे। तस्वीर वाले आदमी को देखते हुए वो उसे छीनने के बारे में सोचता है, लेकिन तय करता है कि बंकर से बची आखिरी चीज को खोने का जोखिम नहीं लेगा। वो बेहतर मौके का इंतजार करता है। कैप्टन सबको जमा करता है और 2 विकल्प देता है, या तो उसका साथ दो या बाहर फेंक दिए जाओ। उस बंधे हुए आदमी को मिसाल बनाकर, जो विरोध करने की कोशिश में पकड़ा गया और अब निकाला जा रहा है, चेतावनी देता है कि उसका आदेश ही कानून है। ज्यादातर के लिए उसके साथ जाना जीवित रहने का एकमात्र रास्ता लगता है, लेकिन बाउम कहता है कि वो इतना बूढ़ा है कि वो हुक्म नहीं मान सकता। अगर वो कैप्टन का साथ देगा तो वो अपना धैर्य खो देगा, इसलिए वो आज़ाद रहना चुनता है। कैप्टन हारू पर दबाव डालता है कि वो फैसला करे, लेकिन वो बताती है कि वो अकेली नहीं है जो मना कर रही। पेरन, हारू, बाउम और कुछ और लोग एक साथ खड़े होकर खुले तौर पर कैप्टन का विरोध करते हैं। एक लाल बालों वाली लड़की अचानक जागती है, गुस्से में चिल्लाती है कि किसी ने उसे जगाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। वो गाली देती है, कहती है कि वो वैसे भी यहाँ कभी नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही घबराहट बढ़ती है, वो दावा करती है कि सब बर्बाद है, निशाना बनाए गए हैं और अब यातना दी जाएगी। इस बीच एक शांत शख्स उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज करता है, यकीन नहीं करता कि चीज़ें इतनी खराब होंगी।
लाल बालों वाली लड़की अनिश्चित होकर उसकी ओर देखती है, सोचती है कि क्या ये सच हो सकता है। शांत वाला बस मुस्कुराता है और मजाक करता है कि शायद वो भूखे मर जाएंगे या राक्षसों के हवाले कर दिए जाएंगे। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचती है कि वो पागल हो गया है, लेकिन बाहर से अचानक तेज आवाजें तनाव को तोड़ देती हैं। एक लड़की भागकर बाहर जाती है, लेकिन एक आदमी उसे डांटता है जो बाउम से माफी मांगता है कि उसने चीजों पर नजर नहीं रखी। बाउम में घुटने पर बैठता है और लड़की को कहता है कि अपने पिता की बात सुनो, लेकिन वो बड़बड़ाती है और पैर पटकते हुए चली जाती है, चिल्लाती है कि वो उसका पिता नहीं है। वो जोर देती है कि उसका असली पिता अभी भी बाहर है, उसकी माँ के साथ उसे ढूंढ रहे हैं। वो साफ करता है कि वो उसका पिता नहीं है, बस कोई ऐसा शख्स है जिससे वो भागते वक्त मिली थी। वो बताता है कि जब वो अपने माता पिता से बिछड़ गई तो उसने तय किया कि वो उसकी देखभाल करेगा जब तक वो फिर से नहीं मिल जाते। जब एक और लड़का बीच में टोकता है, एक आदमी नियम बताता है। कैप्टन के आदेश से कोई भी कमरे से बाहर नहीं जा सकता और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कोई और जोड़ता है कि बच्चा होने से उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस बीच लड़का इधर उधर देखता है, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने तस्वीर ली। कहीं और खाने का वक्त है। गार्ड खाना बांटते हैं, सख्ती से कहते हैं कि हर शख्स को सिर्फ एक भोजन मिलेगा। लाल बालों वाली लड़की विरोध करती है, शिकायत करती है कि उनके हिस्से बाकियों से काफ़ी छोटे हैं। गार्ड दोहराता है कि ये कैप्टन का आदेश है और जोर देता है कि उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अंदर फंसे हैं। लड़की के हाथ गुस्से से कांपते हैं और पास में कोई तनाव महसूस करता है, मुसीबत का अंदेशा करता है। सिमियन जिक्र करता है कि उसने चिकन कॉम को नहीं देखा। फुसफुसाहट फैलती है। सब चिकन कॉम को कैप्टन के दाहिने हाथ के रूप में जानते हैं, जो नियम तोड़ने, जहां चाहे वहां घूमने और अपनी ताकत से लोगों को डराने के लिए कुख्यात है। वो ऐसा शख्स है जो किसी को पीटते वक्त मुस्कुराता है। चिकन कॉम उसी वक्त वहां से गुजरता है जब छोटी लड़की ठोकर खाती है और उसका खाना उसकी बनियान पर गिर जाता है। वो उसे एक स्याह मुस्कुराहट देता है, चेतावनी देता है कि उसे परेशान करने का अंजाम पछतावा है और उसे अपने साथ आने को कहता है। लोग फुसफुसाते हैं, यकीन है कि वो बिना हिचकिचाहट एक बच्चे को चोट पहुंचा सकता है। लड़की कांपती है जब वो गुर्राता है कि इधर उधर भागना खतरनाक है और उसे अपने साथ चलने को आदेश देता है, लेकिन साफ है कि वो समूह की ओर जा रहा है। कोई हैरानी से पुकारता है। चिकन कॉम गार्ड की ओर मुड़ता है और एक एहसान मांगता है। लड़की को एक और भोजन दो। गार्ड हिचकिचाता है, उसे एक भोजन के नियम की याद दिलाता है, लेकिन चिकन कॉम उस पर छा जाता है और गार्ड का अपना भोजन मांगता है। वो उसे लड़की को दे देता है। गार्ड हैरान है, संदेह है कि चिकन कॉम के दिमाग में कुछ क्रूर है, शायद उसे सजा के तौर पर जबरदस्ती खाना खिलाने की योजना है। अचानक लड़की की देखभाल करने वाला आदमी अंदर घुसता है, उसका हाथ पकड़ता है और सबको पीछे हटने की मांग करता है। वो जोर देकर जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। चिकन कॉम हैरान दिखता है, पूछता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन वो आदमी उन्हें सब गुंडा कहता है और लड़की को लेकर चला जाता है। चिकन कॉम रुकता है, फिर उनकी ओर मुस्कुराता है। दो लड़कियां नोटिस करती हैं कि अब आसपास ज्यादा गार्ड हैं और लड़का बड़बड़ाता है, सोचता है कि क्या सुनहरे बालों वाले से खुद भिड़ जाएं। सुनहरे बालों वाली लड़की चुपचाप मुड़ जाती है। बाद में लड़कियां चुपचाप एक साथ बैठती हैं। एक हिलती है, देखती है कि लड़का अंधेरे में अकेला है। वो पास जाती है, लेकिन वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, आंखों में आग लिए और उसे फंसाने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। वो विरोध करती है, कहती है कि वो तो बस बात करना चाहती थी। वो इसकी बात दोहराता है शक्की होकर और पूछता है कि क्या उसे बात करना नफरत है। वो जानना चाहती है कि उसे इसकी परवाह क्यों है। वो उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। वो पूछती है कि वो हमेशा अकेला क्यों बैठता है। सोचती है कि शायद वो बस शर्मीला है। वो तड़क कर कहता है कि सारे इंसान उसके दुश्मन हैं, तो बात करने का कोई मतलब नहीं। किसी के करीब आने का कोई मतलब नहीं। वो जोर देती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन वो यकीन नहीं करता। वो आह भरती है, कहती है कि वो जो चाहे सोचे, लेकिन उसे हारू से सुलह कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि उसका और हारू का कभी झगड़ा नहीं हुआ और उसे बाकियों की तरह इंसान ही बताता है। लड़की बताती है कि हारू हर रात रोते हुए सोती है और उसे लगता है कि उस पर कोई बोझ है। वो सोचती है कि उसकी उम्र का दोस्त शायद मदद कर सकता है, लेकिन लड़का इसे दैनिया कहकर खारिज कर देता है।
वो तर्क देता है कि उदासी कमजोरी है और जीवित रहना प्राथमिकता होनी चाहिए। वो हिचकिचाती है, फिर पूछती है कि क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है। वो कहता है नहीं, दावा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसके पास खोने के लिए कोई नहीं और उदास होने की कोई वजह नहीं। वो सुझाव देती है कि ये सुनने में अकेलापन लगता है, लेकिन वो जोर देता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि अगर वो कभी मर गया तो वो उसके लिए उदास होगी। वो आंखें घुमाता है, इसे बेतुका कहता है और वादा करता है कि अगर वो मरी तो वो उदास नहीं होगा। वो हंसती है, खांसती है, ज्यादा बात करने के लिए माफी मांगती है, उसे शुभरात्रि कहती है और चली जाती है। पास में लाल बालों वाली लड़की फिर जागती है, कराहते हुए कि उसे कभी नींद नहीं आती। नायक इस जमीन के नीचे के आश्रय में जाता है और वहां एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसकी तस्वीर चुरा लेता है। ये वो इकलौती चीज है जो उसे उसकी मां को ढूंढने में मदद कर सकती है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और चोर हमारे लड़के के साथ छेड़छाड़ शुरू करता है। कहता है कि ये भागने की कोशिश की सजा है, लेकिन पिरन निडर होकर उसकी ओर देखता है। कहता है कि तस्वीर नीचे फेंक दे और बस लड़ाई करे। सुनहरे बालों वाला कांपने लगता है, महसूस करता है कि नायक को सिर्फ उस तस्वीर की परवाह है, अपनी सुरक्षा की भी नहीं। वो गुस्से में कहता है कि पिरन को शायद एक और पिटाई की जरूरत है। तस्वीर को ऐसे पकड़ता है जैसे वो सोना हो। हमारा लड़का अपने पिता की पुरानी बात याद करता है कि लोग जन्म से बुरे होते हैं, लेकिन उसे कुछ छोटी छोटी दयालुता की यादें भी आती हैं। तभी पहले वाली लड़की हैरान देखते हुए दौड़कर आती है, जबकि बॉम उसका जायजा लेता है। जोर देता है कि उसे अपने घाव साफ करने होंगे। पैन को इलाज करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो उस खाने को ले लेता है जो उसने उसके लिए बचाया था। जैसे ही वो उसे थैंक यू कहने वाला होता है, वो जोर से खांसने लगती है। बॉम कहता है कि उसे दवा की जरूरत है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। वो चेतावनी देता है कि बिना दवा के हालात और बिगड़ जाएंगे, लेकिन वो जिद्दी होकर किसी को भी उसके लिए जोखिम लेने से मना करती है, भले ही खांसियों से तड़पाती हो। नायक बेचैन हो जाता है और पूछता है कि अगर दवा नहीं मिली तो क्या होगा। बॉम तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, गुंडे आ धमकते हैं। इस बीच तस्वीर वाला आदमी बड़बड़ाता है कि कैप्टन चाहता है कि वो इसे दिखाए, कामना करता है कि काश वो पिरन को मारकर ये सब खत्म कर दे। फिर बॉम को आदेश मिलता है कि वो तुरंत कुछ बाहरी लोगों की मदद करे। वो मना करता है, कहता है कि उसे किसी गंभीर मरीज की देखभाल करनी है और गुंडा सवाल उठाता है कि वो किसके साथ है। कमजोर हालत में वो लड़की कहती है कि वो खुद ऊपर जाकर दवा ले आएगी, लेकिन बॉम उसे मना करता है, चेतावनी देता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उसके साथ जाएगा, लेकिन तभी गुंडा उसे चाकू मार देता है। एक विकृत मजाक करता है कि मदद करना कितना आसान हो सकता था। सब सदमे में है जब वो ढह जाती है। खून फर्श पर फैलता है। पिरन महसूस करता है कि उसकी जिंदगी निकल रही है और फिर उसके घाव से एक अजीब ऊर्जा चमकने लगती है जो उसे पीछे धकेल देती है। वो सोचता है कि लोग कितने नाजुक हैं जब वो इस चमक को धड़कते और उसकी जिंदगी को फीका देखता है। उसके हाथ कांपते हैं जब वो उसकी ओर बढ़ती है और फुसफुसाने में कामयाब होती है। याद दिलाती है कि उसने कहा था कि अगर वो मरी तो उसे परवाह नहीं होगी। फिर उसका हाथ पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। गुंडा अपना चाकू साफ करता है, जबकि बॉम उस पर चिल्लाता है। उसे बिना पलक झपकाए मता गिरने वाला राक्षस कहता है। हत्यारा इसे नजरअंदाज करता है, दावा करता है कि उसने बॉम को ऊपर जाने से बचाकर उसकी मदद की। वो कहता है कि एक मरती औरत के लिए वो एक डॉक्टर को नहीं खो सकते। पिरन वहां खड़ा रहता है जब गुंडा उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या वो अब डर गया है। हमारा लड़का चुप रहता है, लेकिन ऊपर देखता है। गुंडा अपने खूनी चाकू को लहराता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास तस्वीर नहीं है। पैन उसे जमीन पर देखता है, शायद उसने चाकू निकालते वक्त उसे गिरा दिया था। घुटनों पर बैठकर लड़का तस्वीर को देखता है, जबकि गुंडा उसे चिढ़ाता रहता है, जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। पैन और पास आता है और गुंडा मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या वो आखिरकार लड़ने वाला है। तभी अचानक हमारा नायक झपटता है और उसे सीधे मारता है। सिपाही को पूरी तरह से चौंका देता है। गुंडा सख्त बनने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या पिरन इसे पीटने वाला है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाए, उसे एक अचानक मुक्का लगता है। चाकू कमरे के उस पार उड़ जाता है। हमारा लड़का तेजी से हरकत में आता है, आगे बढ़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। आदमी उठने की कोशिश करता है, लेकिन पिरन उसे फिर से नीचे पटक देता है, कराहते और अस्थिर। आदमी को शर्ट से पकड़ा गया है, जबकि चाकू हवा में घूम रहा है। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ हमारा नायक उसे पकड़ता है, घूमता है और कमरे के उस पार फेंक देता है। चाकू गुंडे के गले में धंस जाता है और सब जम जाते हैं। वो कांपता है और दर्द से सिसकता है, जबकि पैन चुपचाप खड़ा देखता है। वो याद करता है कि उसने कितनी आसानी से अपने दुश्मन पर हमला किया। महसूस करता है कि वो जवाब भी नहीं दे सका। हताश होकर वो धीमे से गाली देता है, कामना करता है कि काश उसने शुरू से ही तस्वीर ले ली होती। बड़बड़ाते हुए वो मानता है कि अगर उसने पहले हरकत की होती तो चीजें अलग होती। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसके चारों ओर स्याह ऊर्जा घूम रही है। फिर से चाकू उठाकर वो हमले की तैयारी करता है। तभी एक आवाज बीच में आती है, कोई चेतावनी देता है कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता। हत्या के बाद बाउम पास आता है, उसके चेहरे पर चिंता लिखी है। नायक हिचकिचाता है, चेतावनी को खुद दोहराता है। गुस्से में वो सवाल करता है कि किसी को उस गुंडे की परवाह क्यों होगी। बाउम कहता है कि उसे असल में
उसकी चिंता है। उसकी मुट्ठी कांपती है जब बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या हत्या वाकई ज़रूरी है। चुप और उलझन में पिन नीचे देखता है और मानता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने पिता को याद करता है कैसे किसी को अपंग करना ही डर पैदा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर उसे वो ताना मारने वाली आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कमज़ोर होने का इल्ज़ाम लगाती है। वो कड़वाहट से हंसता है, पिरन पर डरने का इल्ज़ाम लगाता है। खुद को स्थिर करते हुए हमारा नायक तय करता है कि वो कभी इन लोगों जैसा नहीं बनेगा। भले ही दुनिया खत्म हो जाए, वो बिना ज़रूरत हत्या किए जीवित रहना चाहता है। वो चाकू नीचे फेंक देता है और बाउम का चेहरा राहत से चमक उठता है। मुड़ते हुए पॉन जोर देता है कि ये बॉम्ब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उस स्तर तक नहीं गिरना चाहता। वो मानता है कि हत्या का कोई असली कारण नहीं। अपनी गायब माँ के बारे में सोचते हुए, चाहे वो जिंदा हो या नहीं, उसे एहसास होता है कि वो ये नहीं चाहती होगी। वो खुद को मजबूत करता है और पीछे हटता है। मौका देखकर गुंडा हमला करता है, सोचता है कि अब जाके चाकू गया तो उसे मौका है। पिन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, घूमकर और तेजी से कई प्रहार करके उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो पीटे हुए आदमी के ऊपर खड़ा होता है, एक और बचा हुआ तस्वीर उठाता है। पैन तीक्ष्णता से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो आदमी बड़बड़ाता है कि ये जरूरी होगी, फिर उसे अटपटे ढंग से साफ करके उसे सुरक्षित रखने को कहता है। और लोग एक ढके हुए शरीर के आसपास जमा हो जाते हैं। बॉम्ब नोटिस करता है कि हारू और छोटी लड़की गायब हैं। बेबी सिटर याद करता है कि वो बाथरूम गई थी और कहता है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने ये हंगामा नहीं देखा। एक बचा हुआ बताता है कि पिरन ने जब चाहा तो रुक गया, जबकि वो लड़ाई खत्म कर सकता था। लेकिन हमारा लड़का कंधे उचकाता है और कहता है कि उसकी कोई चीज बंधक थी। वो आदमी मजाक उड़ाता है, इसे कागज का टुकड़ा कहता है, लेकिन पैन की नजर सख्त हो जाती है जब वो जोर देता है कि ये मायने रखता है। कमरा खामोश हो जाता है जब वो एक सवाल उठाता है। तस्वीर उठाकर वो समझाता है कि वो जानना चाहता है कि तस्वीर में वो फूल कहाँ उगता है। लोग इसे देखते हैं लेकिन मानते हैं कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या उसे पता है कि तस्वीर कहाँ ली गई थी, और वो कहता है कि इसीलिए तो पूछ रहा है। बेबी सिटर टिप्पणी करता है कि इंटरनेट अभी काम करता तो आसान होता, लेकिन अब उनके पास सिर्फ वही है। कोई सिंगल क्लू नहीं। बम पूछता है कि ये क्यों मायने रखता है, और पिरान बिना किसी हिचक के कहता है कि वो वहां जाने वाला है। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। चिंता की लहर दौड़ पड़ती है। बम चेतावनी देता है कि ऊपर जमीन पर मॉन्स्टर्स के साथ सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा हीरो पक्का इरादा रखता है कि वो जिंदा रहेगा और अपनी मां को ढूंढ लेगा। छायाओं में कैप्टन बड़बड़ाता है कि जब से ऑर्डर्स को इग्नोर किया गया, चीजें और बदतर होने वाली हैं। अचानक एक भयानक जानवर धड़ाम से नीचे गिरता है। मलबा चारों तरफ उड़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक खाली सबवे एंट्रेंस की तरफ, जहां जोन बी और एग्जिट साइंस लगे हैं। पूरी तरह सुनसान। कोई चिल्लाता है कि अब इतनी गर्मी है कि असली खाना पकाया जा सकता है। एक बंदा दूसरे से कहता है कि आग को हवा दे, लेकिन वो सिर्फ कंधे उचकाता है और कहता है, मैं बिजी हूं भाई। कदमों की आवाज गूंजती है जब एक छोटी सी लड़की गुस्से में अंदर दौड़ती हुई आती है। पूछती है, कोई फ्लश क्यों नहीं करता? हारू समझाता है कि टॉयलेट सब काम नहीं करते। तभी एक आदमी आता है, बेसब्रा, कहता है कि वो लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, उसे इन्हें वापस भेजना है। हैरी उसे बेचैनी से इधर उधर हिलते देखता है। बस हर किसी की तरह सरवाइव करना चाहता है। आग के पास दो लोग खाना पका रहे हैं। एक चालाकी से पिछले झगड़े का जिक्र करता है और चुपके से बर्तन में कुछ डाल देता है। दूसरा नोटिस करता है और सवाल करता है, लेकिन उसे कहा जाता है, बस हिलाते रहो। उसे यकीन नहीं कि उसने सचमुच कुछ देखा। अचानक बर्तन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। पत्थर गिरते हैं, छत फट जाती है और एक विशाल पेड़ जैसा प्राणी दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। उसका विशाल मुंह उन लोगों के ऊपर मंडराता है। वो डर से जड़ हो जाते हैं। कैप्टन फर्श पर पड़े गोरे गुंडे के शरीर को देखता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, सोचता है कि वो सही था। ऐसे लोग हर जगह हैं। यादें दौड़ने लगती हैं। कैसे कुछ लोग सिर्फ मास्क पहने हुए मॉन्स्टर्स हैं और अब असली मॉन्स्टर्स उनके बीच घूम रहे हैं। पीछे अजीब प्राणी झुंड में घुसने लगते हैं। कोई चिल्लाता है कि कैप्टन को सावधान रहना चाहिए। चेतावनी देता है कि वो लड़का जितना वो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कैप्टन इसे इग्नोर करता है और पीछे धकेल दिया जाता है। पिरान अपनी जगह पर डटा रहता है, उसकी आंखें तेज। लीडर उठता है, बाकियों को कमजोर कहता है और हमारे लड़के से आंखें मिलाता है। वो कहता है कि उसे कमजोर लोगों की सलाह की जरूरत नहीं। वो चाहता है पिरान को। वो उसे उस घमंडी चेहरा साफ करने को कहता है और वादा करता है कि दिखाएगा कि बॉस कौन है। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि क्या वो आखिरकार उसे इस लड़के के अंदर का सच दिखेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। टेंशन बढ़ता है, लेकिन अंधेरा चारों तरफ घिरने लगता है। उसमें कुछ हिलता है। कैप्टन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो पिरान को नहीं देख रहा, बल्कि पिरान उसे देख रहा है। अंधेरा मरोड़ खाता है, दांत चटकते हैं और अचानक उसे समझ आता है कि देखा जा रहा है वो खुद।
घबराहट में कैप्टन ढह जाता है, चीखता और तड़पता हुआ। उसका क्रू उसका नाम पुकारते हुए दौड़ता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। हमारा हीरो वहां खड़ा है, आंखें चमक रही हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कैप्टन हांफता है, उसे एहसास होता है कि वो लगभग निगल लिया गया था। सब कांप रहे हैं और कोई फुसफुसाता है कि वो सचमुच डरा हुआ लग रहा है। अचानक एक आदमी चीखता है, अपना चेहरा पकड़कर मदद की गुहार लगाता है। खून बहने लगता है, वो तड़पता है, चिल्लाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग डर से बड़बड़ाते हैं जब वो खून से लथपथ ठोकर खाता है। कहता है कि वो तो बस सो रहा था। वो कहता है कि उसका सिर फट रहा है, कुछ अंदर फैल रहा है। अपने सिर को पकड़कर वो गलियारे में ठोकर खाता है, दर्द की शिकायत करता है, जबकि सब डर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वो मॉन्स्टर बन रहा है। वो अपने सिर को नोचता है जब तक कुछ फट नहीं जाता। वो चीखता है जब काले तंतु बाहर निकलते हैं, उसका शरीर मरोड़ खाता है। उसके चश्मे टूट जाते हैं, उसका सिर इधर-उधर हिलता है और बचे हुए लोग चीखते हैं जब तंतु बाहर निकलते हैं, लोगों को चुभते हैं। कैप्टन उसे पकड़ता है, खींचकर दूर करता है और क्रूर ताकत से उसे तोड़ देता है। मॉन्स्टर पीछे गिरता है, अंग उड़ते हैं। वो बार-बार प्रहार करता है, उसे कुचलता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। जमीन पर तड़पता हुआ। सब हैरान है। कोई फुसफुसाता है, कैप्टन ने एक मॉन्स्टर को मार डाला। वो पूछता है कि ये कहां से आया। बचे हुए लोग उसे हीरो कहकर जश्न मनाते हैं, जबकि एक आदमी कहता है कि उसे हमेशा उस पर यकीन था। पिरान बस चुपचाप गहरी नजरों से देखता है। कैप्टन पसीने से तर घूरता है। पास में एक महिला मुस्कुराती है और कहती है कि वो जिंदा है। तभी एक भारी मेटल हैच धड़ाम से खुल जाता है। हैच और चौड़ा होता है। सबका ध्यान उस अंधेरे रास्ते की तरफ जाता है जो नीचे की ओर जाता है। छायाओं से एक और घिनौना प्राणी रेंगता हुआ बाहर आता है, फर्श पर घसीटता हुआ, और सबको डर से जमा देता है। वो उठता है, टेढ़ी मेढ़ी टांगों और चमकती आंखों के साथ उन पर छा जाता है, बचे हुए लोगों को डर से पंगु कर देता है। हैच फिर से खुलता है और सब नीचे इकट्ठा होते हैं। बंकर में जिंदगी कुछ समय से शांत थी। लोग लगभग भूल गए थे कि डर कैसा होता है, लेकिन जब एक शख्स चुपके से पीछे हटता है, टेंशन गाढ़ी हो जाती है। यादें उमड़ पड़ती हैं। खून से सने बचे हुए लोग, वो सीन जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स को भूल जाएं जो सैनिकों को चीर रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें दिमाग में जली रहती हैं। अब एक घिनौना जानवर जिसमें एक विशाल आंख और टेढ़े मेढ़े दांत हैं रेंगता हुआ ऊपर आता है, उन्हें याद दिलाता है कि भूलना कभी ऑप्शन नहीं था। प्राणी अंदर कदम रखता है और अफरा तफरी मच जाती है। चीखें, धक्का मुक्की, भीड़ में कुचले हुए बड़ी। कैप्टन सबको चिल्लाकर लड़ने को कहता है। उसकी आवाज हंगामे को चीरती है। चेहरे घूमते हैं, भागने और डटकर मुकाबला करने के बीच फंसे हुए। एक कुल्हाड़ी पकड़कर वो ऐलान करता है कि इस बार कुछ अलग होगा। सिर्फ एक मॉन्स्टर है, अगर वो एकजुट रहें तो जीत सकते हैं। कुछ को याद आता है कि उसने पहले भी ऐसा एक प्राणी हराया था, और वो सहमत होने लगते हैं। वैसे भी अब भागने की कोई जगह नहीं बची। पहली बार जब से सब शुरू हुआ, एक रैली बनती है। वो हिम्मत जुटाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन तभी कैप्टन की नाक से खून बहने लगता है। उसका चेहरा भावहीन हो जाता है। भीड़ बेचैनी से इधर-उधर हिलते देखता है। कोई उसे छूने की कोशिश करता है। वो आगे ठोकर खाता है। फिर उसके मुंह और सीने से काले तंतु फटकर बाहर निकलते हैं। उसका शरीर सबके सामने मरोड़ खाता है। हाँफने की आवाजें फैलती हैं। लोगों को याद आता है कि उसने पहले मॉन्स्टर को कथित तौर पर मारा था, लेकिन एक महिला सच चीख कर बताती है, वो रीजनरेट कर रहा है। डर हावी हो जाता है। ये चीजें मरती नहीं। अब तंतुओं ने कैप्टन को पूरी तरह जकड़ लिया है। वो दीवारों को तोड़ता हुआ निकलता है। तबाही बाहर की ओर फट पड़ती है। मलबा बरसता है, खून छलकता है। लोग टुकड़ों में बट जाते हैं। एक लड़की चीखती है जब एक जानवर उसे पकड़ता है, बाकियों को कुचल देता है। प्राणी पीड़ितों को उठाता है, तब तक निचोड़ता है जब तक खून नहीं छलकता। लाशें एक भयानक ढेर में जमा हो जाती हैं। गलियारा एक कसाई खाना बन जाता है। कोई मदद की भीख मांगता है। दूसरा चिल्लाता है, ये अंत है। उसे यकीन है कि मॉन्स्टर्स अब किसी भी सेकंड में और इन घुस आएंगे। बम बेबी सिटर को पकड़ता है जो घबराहट में है, क्योंकि छोटी लड़की अभी भी बाहर है। वो चेतावनी देता है कि अगर मॉन्स्टर्स ने स्टेशन तोड़ दिया तो शायद वो जा चुकी है। यह एहसास उसे तोड़ देता है। वो ढह जाता है, निराशा में हाथ बढ़ाता है, जबकि एक और बचा हुआ शख्स मुड़कर चला जाता है। हंगामे के बीच पेन गलियारे में तेजी से दौड़ता है। उसकी आंखें जल रही हैं। बम हुआंग चिल्लाता है, जबकि बाकी लोग हिचकिचाते हैं। कुछ जड़वत, कुछ उसके पीछे दौड़ते हैं। हमारा लड़का आगे बढ़ता है।
दरवाजे पर बचे हुए लोग देखते हैं कि बम एक हाथ उठाकर उसे रोकता है। पिन आगे कदम बढ़ाता है, उसकी नज़र तेज और चमकती हुई। वो अपना हाथ उठाता है और सीधे आगे इशारा करता है। कमरे में सन्नाटा वजन की तरह छा जाता है। अंदर स्लाइडिंग दरवाजों के पास खून के गड्ढे में एक लाश पड़ी है। कमरे में 3 बच्चे एक साथ सिकड़े हुए हैं। उनमें से एक कांपते हुए फुसफुसाती है कि उसे कितना डर लग रहा है। हारू अपनी उंगली उसके होठों पर रखता है, सबको चुप रहने को कहता है, चेतावनी देता है कि कोई भी आवाज उन्हें पकड़वा सकती है। सबसे छोटा बच्चा सिसकता है डरा हुआ। हारू चुपके से माफी मांगता है, स्वीकार करता है कि वो अभी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। वो बताता है कि इस हंगामे ने उन्हें छिपने की जगह दी, लेकिन अगर कोई उन्हें ढूंढ ले तो सब खत्म। छोटी लड़की उसकी आस्तीन पकड़ लेती है और एक पल के लिए हारू हैरान दिखता है, लेकिन फिर वो पिरान की आंखों से मिलता है, लड़की को पकड़े रहने देता है और धीमे से कहता है कि वो पास रहे। पास में एक घायल आदमी मरी हुई लाश को घूरता है, डर से पूछता है कि अब क्या करें। हारू कहता है, उन्हें भागना होगा। वो घबराता है, जोर देता है कि जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, लेकिन हारू हकलाते हुए कहती है कि जिंदा रहना ही अब सब कुछ है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए हारू कहती है कि वो बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। वो पक्का इरादा रखती है कि वो बच निकलेगी। उसकी ये दृढ़ता देखकर वो आदमी बड़बड़ाता है, इसके पास जिंदा रहने की कोई मजबूत वजह जरूर होगी। अचानक सब ठिठक जाते हैं जब दरवाजे में एक मॉन्स्टर चमकती लाल आंखों के साथ नजर आता है। वो घबराकर चिल्लाता है, भागो। गोरा लड़का डर से कसकर पकड़ लेता है जब वो जानवर आगे बढ़ता है। वो आदमी तेजी से आगे दौड़ता है, उस प्राणी से टकराता है, उसे जकड़ लेता है और बाकियों से कहता है कि भाग जाएं, क्योंकि उसके पास जिंदगी में कुछ बचा नहीं, लेकिन वो चाहता है कि बाकी जिंदा रहें। हारू छोटी लड़की को पकड़कर भागती है, उसकी चीख पीछे गूंजती है, जबकि वो आदमी लड़ता रहता है, चिल्लाकर कहता है कि उसके बलिदान को न भूले। अचानक आग की लपटें भड़क उठती हैं जब और बचे हुए लोग दौड़ कर आते हैं, एक और मॉन्स्टर को चाकू मारकर और कुचलकर खत्म करते हैं। गोरा लड़का हैरानी से रुक जाता है जब एक औरत बार बार उस प्राणी में चाकू घोंकती है, लेकिन वो प्राणी फिर से अपने आप को जोड़ने लगता है। कोई चीखता है, ये रीजनरेट कर रहा है। औरत गाली देती है और पीछे हटती है। यकीन हो जाता है कि वो जीत नहीं सकते। इसी बीच पिरान चुपचाप आगे बढ़ता है। बाकी लोग घबराते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, चेतावनी देते हैं कि लड़ने से बस लोग मरते हैं, लेकिन उनके बावजूद हमारा लड़का तेजी से आगे बढ़ता है। वो औरत समझ जाती है कि वो सचमुच लड़ने का इरादा रखता है। सोचती है कि शायद इसके पास डेथ विश है, क्योंकि कैप्टन भी एक को नहीं हरा पाया था। मॉन्स्टर चीखता है और झपटता है, लेकिन पिन नीचे झुकता है, उसे पकड़ता है और जोर से खींचता है। हड्डियां चटकती हैं। वो आगे उछलता है, ऊंचा कूदता है और झुककर जमीन पर उतरता है। सब अविश्वास में घूरते हैं जब वो अपने नंगे हाथों से मॉन्स्टर के तंतुओं को चीर देता है। जानवर तड़पता है, लेकिन हमारा हीरो शांत रहता है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। बम और वो औरत हैरान होकर देखते हैं। वो औरत बड़बड़ाती है, कोई बात नहीं, कैप्टन ने भी पहले एक को मारा था, लेकिन और भयानक चीजें छायाओं से रेंगकर बाहर आ रही हैं, गुर्राती हुई। फिर भी पिरान अडिग खड़ा रहता है, बिना डरे, उनकी आंखों में आंखें डालता है। जब वो झपटते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक विशाल मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार प्रहार करता है। एक और झपटता है, लेकिन वो उछलता है, नीचे उतरता है, उसे पकड़ता है और चीर देता है। उसके प्रहारों से तंतु टूटकर बिखर जाते हैं। बम और वो औरत यकीन करते हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन पिरान बिना चोट के बाहर निकलता है, चारों तरफ तड़पते अंगों से घिरा हुआ। बम हैरानी में बड़बड़ाता है कि ये लड़का अभी भी जिंदा है, और वो औरत कुछ बोल ही नहीं पाती। भले ही मॉन्स्टर्स बार बार रीजनरेट कर रहे हों, सब देखते हैं कि हमारा लड़का अपनी जगह पर डटा रहता है। वो गहरी सांस लेता है, उसके पिता के शब्द गूंजते हैं। हर जीवित चीज का एक सोर्स होता है जो उसे जिंदगी देता है। उसकी याद में एक चमकता फूल कौंधता है और उसके पिता की आवाज दोहराती है, सोर्स को नष्ट कर दो। एक बार जब तुम्हें वो मिल जाए, उसे तोड़ दो। पिन भीड़ के बीच से तेजी से निकलता है, उसकी आंखें तलाश कर रही हैं। वो एक पर झपकता है, उसे चीर देता है, और वहां है, अंदर गहरे में एक चमकता बीज, असली सोर्स। खुद को संभालते हुए वो अपना हथियार सीधे उसमें घोंप देता है। ऊर्जा का एक विस्फोट फट पड़ता है, तंतु हिंसक रूप से लहराते हैं। मॉन्स्टर तड़पता है जब वो और जोर से धक्का देता है। हाँफते हुए पिन मलबे के ऊपर खड़ा है, उसके पैरों के पास टूटा हुआ बीज हल्के से चमक रहा है। बचे हुए लोग हैरानी में गलियारे को घूरते हैं। एक फुसफुसाता है कि मॉन्स्टर सचमुच खत्म हो गया। बम एक खूनी साये को मलबे के पास से गुजरते देखता है। हारू एक और लड़की को गलियारे में खींचती है जब एक जोरदार धमाका बंकर को हिला देता है। वो चीखती है कि कुछ आ रहा है और उनके कदमों की गूंज तेजी से भागते हुए सुनाई देती है। एक मोड़ पर दौड़ते हुए हारू अचानक एक विशाल प्राणी के सामने आ जाती है जो सीधे उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो किनारे हटने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ती है। मॉन्स्टर अपनी चमकती आंख उस पर जमा देता है। वो पीछे देखती है, उन भारी कदमों की आवाज को और करीब आते सुनती है। फिर बिना किसी चेतावनी के उसके सामने एक घूमता हुआ शून्य फट पड़ता है, उसकी नजरों को अंधेरे में खींच लेता है। छायाएं मरोड़ खाती हैं और एक प्रहार पास से गुजरता है।
पीछे से बम हाँफता है, मुश्किल से शब्द बना पाता है। हारू वापस ग्रुप में ठोकर खाती है, जिंदा, बिना चोट के। कमरे में राहत की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो वहां कांपते हुए खड़ी है, हैरानी में बड़बड़ा रही है। तभी कोई चिल्लाता है कि छोटी लड़की गायब है। हारू उछल पड़ती है, बहुत ज्यादा बोल पड़ती है और गलती से बता देती है कि पिरान कहाँ है। ग्रुप आंसुओं में ढह जाता है। बेबी सिटर रोते हुए बेताब होना चाहती है कि बच्ची सुरक्षित है या नहीं। उसी पल दरवाजे में एक जोड़ी छोटे जूते नजर आते हैं। सब ठिठक जाते हैं। छोटी लड़की आगे बढ़ती है, उसकी ड्रेस खून से सनी और फटी हुई, और उसके पीछे एक घिनौना प्राणी उभरता है, चमकती लाल आंख के साथ। कमरे में घबराहट फैल जाती है। कोई चीखते हुए आगे बढ़ता है, जबकि बच्ची मॉन्स्टर की छाया में कांपती है। इससे पहले कि वो हमला करे, चिकन कॉम्ब अचानक प्रकट होता है। वो पिन को किनारे सरकाता है, जानवर के सामने डट जाता है और चेतावनी देता है कि पीछे हट जाए, वरना वो आंखों को निशाना बनाएगा। प्राणी रुकता है, फिर धीरे धीरे पीछे हटता है। जब चिकन कॉम्ब उसे वहीं रुकने का आदेश देता है, उसे यकीन नहीं कि वो डर से हटा, इसलिए वो अपने कान तेज करता है किसी हलचल की आवाज सुनने के लिए। वो बताता है कि वो सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बाहर कुछ हो रहा है। बाहर हमारा लड़का एक मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है, बड़बड़ाता है, ये दो गए लेकिन और पहले से ही करीब आ रहे हैं। एक और झपटता है, जोरदार प्रहार करता है और वो तैयार हो जाता है। 3 और चारों तरफ घेर लेते हैं। पिन सोचता है कि अगर इतने ज्यादा न होते तो वो इलाके को साफ कर सुरक्षित बना सकता था, लेकिन अब सिर्फ सर्वाइवल ही उसका टारगेट है। छिपने की कोई जगह नहीं। वो जानता है कि एक गलती उसे खत्म कर सकती है, और बदतर और प्राणी किसी भी सेकेंड में प्रकट हो सकते हैं। थका हुआ हमारा हीरो दूसरा शेल्टर ढूंढने के लिए भागने पर विचार करता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है, अगर वो चला गया तो अंदर सब लोग मर जाएंगे। वो सोचता है कि उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, लेकिन फिर वो उस लड़की को याद करता है जिसे चाकू मारा गया था, और उसके आखिरी शब्द। ध्यान भटकने से वो अपनी गार्ड नीचे डाल देता है। एक मॉन्स्टर उस पर वार करता है, खून छलकता है और वो अपनी चोट पकड़कर ढह जाता है। वो नजर उठाता है जब एक साया उस पर मंडराता है। चिकन कॉम्ब वहां है। वो फाइटर उसे बताता है कि बाकियों ने सब कुछ समझा दिया है और उसे पता है कि पिरान इन प्राणियों को मार सकता है। वो पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। बेबी सिटर उसकी ढाल छीन लेती है, गोता लगाने को तैयार, जबकि छोटी लड़की चुपचाप देखती है। पिन धीमे से बड़बड़ाता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि ये जो उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं। चिकन कॉम्ब बस कंधे उचकाता है, जैसे ये जाहिर सी बात है, सब जिंदा रहना चाहते हैं। बेबी सिटर कहती है कि अगर हमारा लड़का हार गया तो उनके पास कोई चांस नहीं बचेगा, इसलिए उसका साथ देना ही एकमात्र ऑप्शन है। वो अपना हाथ बढ़ाता है। पिन हिचकता है, फिर सिर हिलाता है, उन्हें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने को कहता है। उसे लगता है कि जब सर्वाइवल ही सबको एकजुट रख रहा है तो धोखा देने की संभावना कम है। एक मॉन्स्टर झपटता है और चिकन कॉम्ब और बेबी सिटर दोनों उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे हीरो को एक तंग मौका देते हैं, भले ही वो घायल है। चिकन कॉम्ब उस जानवर पर चिल्लाता है, वही डिस्ट्रैक्शन जो पिन को चाहिए था। वो तेजी से आगे बढ़ता है, अपने पहले टारगेट पर वार करता है और मॉन्स्टर के चमकते कोर को तोड़ देता है, जो जंगली ऊर्जा से धड़कता है। प्राणी रोशनी की किरणें छोड़ता है, जिससे उसे बचने और झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। हमले के बीच से गुजरते हुए वो उसे पकड़ता है और घुमाता है जब तक कि कोर पूरी तरह से खुल नहीं जाता। वो चिल्लाता है कि उसे आखिरकार कमजोर जगह मिल गई। झपटते हुए वो चूक जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर एक विनाशकारी धमाका चार्ज करने लगता है, किरण छूटती है, लेकिन बेबी सिटर अपनी ढाल ऊपर उठाती है, उसे रोकने के लिए जोर लगाती है। वो पल काफी है। पिरान फिर से फोकस करता है, अपने प्रहार को कोर में घोंप देता है और उसे तोड़ देता है। जानवर ढह जाता है। बम इकरार करता है कि वो सबको धीमा कर देगा, और लाल बालों वाली लड़की भी सहमत होती है, खासकर जब चारों तरफ लाशें तड़प रही हैं। कोई पास के मॉन्स्टर पर चिल्लाता है, कहता है कि कैप्टन मर चुका है। बेबी सिटर पीछे मुड़कर पिरान की हालत देखती है, लेकिन वो बस अपने पैरों के पास टूटे हुए कोर की तरफ इशारा करता है। चिकन कॉम्ब एक सबक मांगता है तो हमारा लड़का समझाता है, हर मॉन्स्टर की एक कमजोर जगह होती है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। एक और बचा हुआ अभी भी है, वो मॉन्स्टर चीखता है। स्टिक टू डिस्ट्रैक्टिंग। चिकन कॉम्ब बिल्कुल पीछे नहीं हटता और खुद को फिर से लड़ाई में झोंक देता है, जबकि पिरन मानता है कि बैकअप के साथ लड़ना कहीं ज्यादा आसान होता है। ब्रूजर को जोरदार धक्का लगता है क्योंकि पिरन एक और क्रिएचर को चीरते हुए निकल जाता है। फिर वो अचानक रुक जाता है, एक और प्रेजेंस महसूस करके। कमरे के दूसरी तरफ एक सर्वाइवर फंसी हुई है। टेंड्रिल्स उसे जमीन से चिपका कर रखे हुए हैं। ठीक उसी पल जब हरू और बाकी लोग पहुंचते हैं और उसे संघर्ष करते देखते हैं, वो मॉन्स्टर चटकने लगता है और मुड़ने लगता है। उसका रूप और भी खतरनाक हो जाता है। जमीन पर एक खूनी हाथ फड़फड़ाता है और फिर स्थिर हो जाता है जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। पास में एक लाश हिलती है और एक छायादार आकृति मैंगल डंगों के साथ बाहर निकलती है, हरू और एक दूसरे सर्वाइवर के ऊपर मंडराती हुई। वो खुद को संभालती है क्योंकि उसके जबड़े उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर चटकते हैं, बाल
बाल बचती है। क्रिएचर फिर से झपटता है, लेकिन पिरन बीच में आ जाता है और आखिरी पल में उसे काट कर मार गिराता है। हरू विस्मय से देखती रह जाती है क्योंकि हमारा लड़का भारी भरकम उतरता है, खून बह रहा है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर के ग्लोइंग कोर को मजबूती से पकड़े हुए है। उसकी रोशनी पर आंखें टिकी हुई हैं। बायोम उसके पास दौड़ता है, जोर देता है कि उसे तुरंत इलाज चाहिए और बाकी लोग मदद के लिए इधर-उधर भागते हैं। बाद में पिरन पट्टियों में लिपटा हुआ जागता है, हरू पास में बैठी हुई। बायोम राहत की सांस लेता हुआ। बिना हिचकिचाहट के हमारा प्रोटैगनिस्ट पट्टियां फाड़ देता है। उसके घाव गायब हो चुके हैं, पूरी तरह ठीक। बायोम उसका हाथ पकड़ लेता है, हैरान। पिरन पूछता है कि दूसरा लड़ाका बच पाया क्या, और एक परिचित आवाज जवाब देती है, जिंदा है। चिकन कॉम मुस्कुराता है, अपनी टफनेस पर डींग मारता हुआ। वो कंधे उचकाता है, कहता है कि उसने मदद इसीलिए की क्योंकि वो चाहता था, भले ही कोई बुदबुदाए कि वो बैड गाइज जैसा दिखता है। वो एनफोर्सर सिर्फ हंसता है, जोर देता है कि वो किसी की ऑर्डर नहीं मानता। हरू जम्हाई लेती है, जबकि एक और आवाज कमेंट करती है कि वो कितना शेडी लगता है, लेकिन चिकन कॉम बस मुस्कुराता है, कहता है अपीयरेंसेस मायने नहीं रखते, ये उसका स्टाइल है। पिरन हरू की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है, जबकि उसे चोट भी नहीं लगी। वो तीखे स्वर में जवाब देती है, पूछती है कि तू क्या करेगा इसके बारे में, फिर मानती है कि वो वरीड थी। बायोम बीच में टोकता है, याद दिलाता है पिरन को कि हरू उसके घावों की मदद के लिए रुकी थी। वो चिल्लाती है कि उसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि बायोम को उसकी जरूरत थी। फिर चिकन कॉम बीच में कूदता है, कहता है कि उसे याद है वो पहले से, और हैरान करने वाले अंदाज में उसकी तारीफ करता है फाइट के दौरान उसकी स्पीड की। वो डिस्क्राइब करता है कि वो मॉन्स्टर्स को ऐसे डॉज कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हवा की तरह मूव कर रही थी। हरू सख्त हो जाती है, साफ परेशान, और मुड़कर चली जाती है जबकि वो पास आता है। पिरन चुपचाप उसे जाते हुए देखता है। याद आती है उस टैब्ड औरत के शब्द, कम से कम पीस बनाने की कोशिश तो कर। हमारा लड़का उसका नाम पुकारता है, पूछता है क्या बस इतना ही है। बिना मुड़े वो धीरे से कन्फर्म करती है। बाद में एक मीटिंग के दौरान चश्मे वाला आदमी ग्रुप से बात करता है। केवल 12 सर्वाइवर्स बचे हैं 43 में से। वो खुद को करेक्ट करता है, यानी लगभग 80% खो गए। वो एक्सप्लेन करता है कि बहुत सी बॉडीज ग्रे और श्रिवन्ड मिली, जैसे ममीज। एक औरत कहती है कि मॉन्स्टर्स ने उनका सारा कुछ ड्रेन कर दिया। फिर अलाउड सोचती है, क्या ये कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है। वो रूमर्स का जिक्र करती है, जबकि बाकी लोग इंसिस्ट करते हैं कि वो आसमान से गिरे थे। कोई एलियंस थ्रो करता है, लेकिन दूसरा उसे चुप कराता है, याद दिलाता है कि बड़े इश्यूज अभी बाकी हैं। सबकी नजरें पिरन पर टिक जाती हैं। वो डिमांड करते हैं कि वो कैसे ऐसे लड़ता है, कैसे जानता था मॉन्स्टर्स को कैसे मारना है। हरू देखती हुई हमारा लड़का सिंपली जवाब देता है, वो अपोकलिप्स के लिए ट्रेनिंग और तैयारी कर रहा था जिस दिन से पैदा हुआ था। पिरन फोटो उठाता है, कहता है कि ये एकमात्र चीज है जो उसने बंकर से ली, लेकिन वो औरत स्केप्टिकल रहती है। वो सोचती है वो झूठ बोल सकता है और प्रूफ मांगती है। उसके अंडरग्राउंड रहने और अपोकलिप्स आने की जानकारी पर शक करती है। उसके लिए एक फोटो काफी नहीं। फिर भी वो मानती है कि वो स्किल्ड फाइटर है और बाकी लोग धीरे धीरे उसकी ताकत पर यकीन करने लगते हैं। अचानक एक सर्वाइवर उस पर झपटता है, लेकिन हमारा लड़का एफर्टलेसली डॉज कर जाता है। हमलावर घबरा जाता है, माफी मांगता है और जल्दी से क्लेम करता है कि अब वो बंकर स्टोरी पर बिलीव करता है। बायोम बीच में आता है, कहता है कि वो भी कन्विंस्ड है, खासकर पिरन के सारे स्कार्स क्लीट करने के बाद। सब कुछ याद करके जो बच्चे ने सहा है, बायोम पॉइंट आउट करता है कि उनकी उम्र का कोई इतना सब सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सुनकर हरू क्यूरियस हो जाती है, पूछती है स्कार्स के बारे में। पिरन एक्सप्लेन करता है कि हर बार जब वो बंकर से एस्केप करने की कोशिश करता था, तब ये स्कार्स मिले हैं। ये प्रूफ है कि उसने कभी हार नहीं मानी। वो कहता है कि वो इन्हें पेनफुल मेमोरीज नहीं मानता। एक और आदमी पूछता है कि उसने लोगों को अपोकलिप्स के बारे में वॉर्न क्यों नहीं किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने डैड की एक बात को याद करता है, मानता है कि उसे लगता था पिता कभी वॉर्न करने वाले नहीं थे। वो कन्फेस करता है कि वो लोगों पर एग्जैक्टली ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन इस ग्रुप ने उसकी मदद की है और अब वो सोचने लगा है कि क्या सारे इंसान वाकई इतने बुरे हैं जितना उसके पिता ने कहा था। एक सर्वाइवर उसे बताता है कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अकेला है जो जानता है मॉन्स्टर्स को कैसे मारना है। चिकन कॉम सजेस्ट करता है कि उसकी मॉम को ढूंढना शायद क्रिएचर्स को समझने में मदद करे। दूसरा वॉर्न करता है कि वो सिर्फ लक और ब्लॉक्ड एंट्रेंस की वजह से सर्वाइव कर पाए हैं। कलैप्स्ड पाथ ही उनकी शील्ड है। अगर मॉन्स्टर्स ब्रेक थ्रू कर गए तो खत्म। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता डेब्री में एक सिंगल गैप से गुजरना है। वार्निंग्स के बावजूद वो स्टोरेज की तरफ जाते हैं, लेकिन वो रबल के नीचे दबा हुआ मिलता है। पैनिक फैल जाता है क्योंकि वो उनका फूड सप्लाई था। एक ठंडी आवाज बीच में आती है, अब ये फूड स्टोरेज नहीं रहा।
बेओम कहता है कि फूड ढूंढने के लिए टीम चाहिए और वॉलंटियर्स मांगता है। चिकन कॉम तुरंत हाथ उठाता है। 2 और सर्वाइवर्स वॉलंटियर करते हैं, जिसमें एक लड़की शामिल है जो लगभग उसकी उम्र की है। वो मानती है कि पैरन ने सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि वो तो बस भाग जाती। जब कोई हारू को बुलाता है, वो जवाब नहीं देती। साफ दिख रहा है कि वो बुरी तरह रैटल्ड है। पैरन उसकी हेजिटेशन नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ। कमरा ऑकवर्ड हो जाता है। लोग इसके बजाय जोर शोर से वंडर करने लगते हैं कि क्या वो सच में बिना शर्ट के बाहर जाने का प्लान कर रहा है। एक औरत उसे एक शर्ट थमाती है जो उसने तब सिली थी जब वो सो रहा था। वो पूछता है इसके बारे में और वो एक्सप्लेन करती है कि पहले वो एक डिजाइनर थी। लोग लाइन लगाकर उसकी क्लोथ्स के लिए वेट करते थे बैक व्हेन सोसाइटी स्टिल एग्जिस्टेड। पैरन को याद आता है कि उसने पढ़ा था लोग डिफरेंट स्टाइल्स पहनते थे और वो अपने फादर से पूछता था कि वो हमेशा उसे सेम आउटफिट क्यों लेते हैं। वो हमेशा कुछ नया चाहता था। उसके फादर हंसते हुए कहते थे कि वो भी सेम थिंग पहनता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट एडमिट करता है कि उसका ड्रीम था अबव ग्राउंड नई क्लोथ्स ट्राई करना। वो सिंसियरली थैंक करता है उस औरत को। तभी हारू आखिरकार बोलती है, कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है, जबकि वो पैंट स्लाइड ऑन कर रहा होता है। वो ऊपर देखता है और पूछता है क्या है। हारू पैरन के सामने फ्रोजन खड़ी रहती है, जबकि बाकी सर्वाइवर्स आपस में विस्पर करते हैं, हार्डली बिलीविंग व्हाट दे आर सीइंग। फ्लस्टर्ड होके वो अचानक चिल्लाती है, उसे परवर्ट कहती है और स्विंग मारती है। हमारा बॉय डॉज कर लेता है, बैफिल्ड, और पूछने की कोशिश करता है कि वो अटैक क्यों कर रही है, लेकिन हारू मिड स्विंग में स्लिप हो जाती है और जमीन पर क्रैश कर जाती है। वो उठने से मना कर देती है, बस वहीं पड़ी रहती है। पैरन अभी भी क्लूलेस उसके पास जाता है जब तक कि ग्रुप में से कोई स्कार के बारे में मटर नहीं करता, जिससे वो अपना सिर नीचे कर लेती है। वो उसे कहता है खड़े हो जाओ, लेकिन हारू स्नैप बैक करती है, डिमांड करती है कि वो पहले क्लोथ्स पहन ले। वो साय करता है, अग्री करता है, ड्रेसअप करता है और फिर जोर से वंडर करता है कि मॉन्स्टर्स आखिरकार कैसे अपीयर हुए। सर्वाइवर्स स्पेकुलेट करते हैं कि शायद फायर ने उन्हें अट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि कुकिंग के ट्रेसेस मिले हैं। वो रेड हेड गर्ल एक्साइटेडली एक लाइटर छीन लेती है, लेकिन पैरन तुरंत वॉर्न करता है कि फायर मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता है। वो फ्रीज हो जाती है, पैनिक ग्रुप में फैल जाता है, क्योंकि सब रियलाइज करते हैं इसका मतलब। हारू लाइटर को घूरती रहती है जब तक वो नर्वस लड़की उसे हैंडओवर नहीं कर देती, और हारू उसे टाइट ग्रिप में पकड़ लेती है पीछे हटते हुए। अचानक एक बॉय हारू को रिकॉग्नाइज करता है। उसे गेसोंग मिडिल स्कूल की ट्रैक स्टार कहता है कि उसने स्कार तुरंत स्पॉट कर लिया था। वो क्लेम करता है कि ये कूल लगता है, हालांकि हारू प्राइवेटली अदरवाइज फील करती है। उसके लिए स्कार बस फियर और कावर्डिस का प्रूफ है, कभी एडमायर करने वाली चीज नहीं। उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है, क्लासमेट्स के हंसने की तरफ, कैसे वो हमेशा वीक फील करती थी। फ्लैशबैक, मिडिल स्कूल का पहला दिन, नर्वस, बैग टाइटली पकड़े हुए। पेरेंट्स उसे लक विश करते हैं और पढ़ाई हार्ड करने को कहते हैं। ब्रदर चीयर करता है, नए क्लासमेट्स क्यूरियसली विस्पर करते हैं। पेरेंट्स वरी के साथ देखते हैं। फादर क्वाइटली वंडर करता है कि क्या वो ठीक रहेगी, याद करते हुए कि पहले वो कितनी चीयरफुल हुआ करती थी। मदर मेंशन करती है कि इंसिडेंट के बाद से वो कितनी एंग्शियस है, हर दिन कितना स्ट्रगल करती है। मेमोरी शार्प हो जाती है। छोटी हारू एक शैडोई मैन के द्वारा कॉर्नर्ड, वो उसे ग्रैब करता है और नाइफ उठाता है जबकि पेरेंट्स स्क्रीम करते हैं। वो उसे बाइट करती है, फ्री हो जाती है, लेकिन कोलैप्स कर जाती है। ट्रेम्बलिंग वो ऊपर देखती है जबकि ब्लेड स्लैश करता है और ब्लड स्प्रे होता है। फादर रश इन करता है, मदर क्राई आउट करती है, विजन फेड हो जाती है। वो हॉस्पिटल बेड पर स्क्रीमिंग जागती है। पेरेंट्स उसे क्लच करते हुए अश्योर करते हैं कि वो सेफ है और मैन अरेस्टेड हो चुका है, लेकिन हक के दौरान भी वो शेकिंग रहती है, बैंडेज स्कार को घूरती हुई, अभी भी टेरिफाइड। स्कूल में हारू क्वाइटली बैठी रहती है जबकि क्लासमेट्स स्कैरी एक्सपीरियंसेस के बारे में चैट करते हैं। वो विंडो से बाहर देखती है और शैडोज दिखती है, हैलुसिनेशंस ऑफ द मैन। एक गर्ल पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा क्या डराता है। दूसरी क्वेश्चन रिपीट करती है। हारू हेजिटेट करती है, आंसर नहीं दे पाती। बाद में वो एडमिट करती है कि उसे डाइंग का फियर है। रूम साइलेंट हो जाता है जब तक कि गर्ल क्लैरिफाई नहीं करती कि वो हॉरर मूवीज की बात कर रही थी। ट्रैक प्रैक्टिस, कोच उसे कॉल अप करता है। स्कार के बाद से वो कभी हंटेड फील करना नहीं छोड़ पाती, हमेशा सेंस करती है कि कोई राइट बिहाइंड है। सिग्नल पर वो रन करती है, हर स्टेप मेमोरी से हॉन्टेड। फियर लेग्स को ड्राइव करता है। वो स्टंबल करती है लेकिन पुश ऑन करती है। वो खुद को कावर्ड मानती है, लेकिन फिर कोच कॉल आउट करता है, उसने अनादर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीममेट्स चीयर करते हैं, कोच प्रेज करता है, कहता है कि वो स्टार बन सकती है, अमेज्ड कि सिर्फ 2 साल में रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। रिपोर्टर्स उस कार वाली गर्ल से मिलने गैदर करते हैं। नर्वस हारू ग्रीट करती है। वो फोटो मांगते हैं, एनकरेज करते हैं। एक खुद को फैन कहता है और शोल्डर पर हैंड रखता है। वो फ्लिंच करती है। वो पुल बैक करता है, स्कॉफिंग, उसे वियर्ड कहता है, इंसिस्ट करता है कि कोई हार्म का इंटेंशन नहीं था। कोच डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मैन मटर करता है कि वो बस जंपी है, नर्वस रैक।
हारू कुछ नहीं कहती। उस रात डिनर, फादर फोन स्क्रॉल करता है, मदर से स्कोल्डिंग खाता है। वो लाफ करता है, सॉरी कहता है और रिपोर्टर के बारे में पूछता है। ब्रदर उसकी स्पीड पर मावल करता है। फादर कहता है कि वो टीवी पर उसे देखने का वेट नहीं कर सकता। वो एडमिट करता है कि इंसिडेंट के बाद उसकी रनिंग टैलेंट ब्लॉसम हुई। हारू रियलाइज करती है कि हर बार रन करने पर मेमोरीज रिटर्न आती है। ये आयरॉनिक है, वो रनिंग इसलिए शुरू की थी ताकि कावर्ड ना रहे, लेकिन कुछ रियली चेंज नहीं हुआ। वो यूनिफॉर्म ग्रैब करती है और बाहर निकल जाती है। फादर अश्योर करता है कि फियर उसे अबनॉर्मल नहीं बनाता। वो प्रोटेस्ट करती है, बिलीव करती है कि फियर उसे अनवर्दी बनाता है। वो उसे हक करता है, इंसिस्ट करता है कि हाइड करने की जरूरत नहीं, स्कार ब्रेवरी का प्रूफ है। फैमिली उसे नो मैटर व्हाट लव करती है। हारू रोती है, याद करती है कि कावर्ड लेबल कितना हर्ट करता था, कितनी डेस्परेटली वो चेंज करने की कोशिश करती थी बिना रियलाइज किए कि क्या ट्रूली मैटर करता है। वो रिकॉल करती है फैमिली का एम्ब्रेस। फादर की वॉइस रिमाइंड करती है कि वो ब्रोकन नहीं है, अफ्रेड होना ओके है। वो अपना पिंकी आगे करता है, प्रॉमिस मांगता है कि स्कैर्ड होने पर भी रोएगी नहीं। हारू अग्री करती है, डिटर्मिन्ड। जितना वो सब साथ लीव करने वाले होते हैं, डिजास्टर स्ट्राइक करता है। कुछ बिल्डिंग में क्रैश करता है, डेब्री रेन डाउन होता है, फादर स्टंड लगता है और फैमिली शैटर्ड सिटी में रश आउट करती है। मैसिव स्टोन जायंट अपीयर होता है ठीक जब हारू के डैड कोलैप्स करते हैं, स्ट्रगल करते हुए फिर उठने की कोशिश में। वो उसकी गेज कैच करता है जब वो उसे कॉल आउट करती है। स्टम्बलिंग वो वॉर्न करता है कि क्लोजर मत आना जब वो रश टुवर्ड हर करती है, वूंड को लेकर वरीड। हारू फ्रीज हो जाती है, टॉन, आईज ब्रिम्ड विथ टीयर्स। वो कहता है कि वो अभी भी एस्केप कर सकती है अगर चाहे। डिटर्मिन्ड वो इंसिस्ट करता है कि वो मॉम और सॉइल का लुक आफ्टर करेगा, लेकिन वो रिफ्यूज करती है लीव करने से। स्क्रीमिंग वो क्राई करती है कि वो कभी अबैंडन नहीं कर सकती, वो अब उसके लिए एवरीथिंग है। वो स्वेयर करती है कि रन नहीं कर सकती, प्रॉमिस करती है कि कभी फॉरगिव नहीं करेगी खुद को अगर किया तो, और ब्रेकडाउन हो जाती है, आईज लॉक्ड ऑन फादर्स बैक, जबकि वो ऑनकमिंग मॉन्स्टर से शील्ड करता है। सडनली लाइट बर्स्ट होता है अराउंड हिम और एवरीथिंग फेड हो जाता है। अब हारू डार्कनेस में रेस कर रही है, फादर्स वर्ड्स एकोइंग, इट्स ओके टू बी स्कैर्ड, नथिंग्स रॉन्ग विद यू फॉर फीलिंग दैट वे। फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो खुद को हार्डर पुश करती है, रिमेंबरिंग हिज काइंडनेस, लेकिन एडमिट करती है कि वो हमेशा रनिंग अवे करती रही। फिस्ट्स क्लेंच करके वो प्रॉमिस करती है खुद से कि अब रनिंग डन है। पेरेंट के सामने खड़ी होकर वो डिक्लेयर करती है कि वो भी आ रही है, वो कभी फिर से रन अवे नहीं करेगी। मॉन्स्टर्स रूफटॉप्स पर प्राउल करते हैं जबकि सर्वाइवर्स सिटी में एज करते हैं। ग्रुप एक लर्किंग बीस्ट के पास से स्नीक पास्ट कर जाता है, वो रोर करता है लेकिन वो कवर के पीछे डक कर जाते हैं और स्लिप अवे कर जाते हैं। एक सर्वाइवर रिलीफ में एक्सहेल करता है, दूसरा नर्वस जोक क्रैक करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अश्योर करता है कि सेफ है। हारू सुनती है किसी को मैप के बारे में पूछते हुए। पैरन एक पीस ऑफ पेपर होल्ड अप करता है और वो देखती है, वो एक्सप्लेन करता है कि उन्हें एक बनाना पड़ेगा। जब वो उसके वर्ड्स रिपीट करती है, उसका टोन हार्डन हो जाता है। अ मैप इज एज वाइटल एज फूड। हारू ऑफर करती है हेल्प करने को क्योंकि वो एरिया जानती है, लेकिन फॉल्टर करती है, रियलाइजिंग कि सिटी अब अनरिकग्नाइजेबल है। वो सप्लाईज गैदर करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड से फार लेस। पैरन पॉइंट आउट करता है कि मोस्ट फूड स्पॉइल हो चुका है। एक बिस्पेक्टिकल सर्वाइवर सजेस्ट करता है पेरिशेबल्स पहले ईट करने को। हारू हेजिटेट करती है, कहती है बेस पर वापस जाके वेट करना चाहिए, लेकिन दूसरा इंसिस्ट करता है कि फूड जल्दी रॉट हो जाएगा और उन्होंने जान जोखिम में डालकर लिया है, बेटर टू ईट नाउ। दूसरा आर्ग्यू करता है कि बेस पर लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पीस ट्राई करता है और कहता है गुड है। वो रिमार्क करता है कि पहले उसे ब्रेड क्या होता था पता भी नहीं था, और वो स्काउल करता है। वो उसे कुछ फूड हैंडओवर करता है, अर्लियर डील रिमाइंड करते हुए कहता है अब इवन है। पैरन वॉर्न करता है सबको कि हिडन रहना होगा वरना फाइट करने को फोर्स हो जाएंगे। वो मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन नॉइस से एक पूरी होड़ आ जाएगी। साइलेंस ही सर्वाइवल है। अचानक वो रुक जाता है क्योंकि ऊपर के टावर्स के बीच में से एक क्रीचर नीचे गिर पड़ता है। उसकी आवाज तेज हो जाती है। उन्हें मॉन्स्टर्स को डिस्कवर नहीं होने देना है। पूरन सबको वॉर्न करता है कि मॉन्स्टर्स को किसी भी तरह कैच ऑन नहीं होने देना। हारू और बाकी लोग फ्रीज हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि अगर डिस्कवर हो गए तो उनकी एकमात्र चांस होगी स्प्लिट अप करके भागना। हारू के कंधे को मजबूती से पकड़ते हुए हमारा बॉय उसे रीअश्योर करता है कि अभी क्रीचर ने उन्हें नोटिस नहीं किया है। कोई विस्पर में सवाल पूछता है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही पूरन एक कैन फेंक देता है और मेटालिक क्लैंग गूंज उठता है। मॉन्स्टर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। साबित हो जाता है कि ये साउंड से अट्रैक्ट होता है। वो ग्रुप को काम करता है, साइलेंस का सिग्नल देता है और एक्सप्लेन करता है कि रेकलेसली लड़ने से सिर्फ और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे। उन्हें थ्रेट को एक ही ब्लो में खत्म करना होगा। उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है बेसमेंट की तरफ।
वहां किसी ने उसे एक वेपन दिया था, ये मानते हुए कि वो खुद कभी अबव ग्राउंड नहीं जाएगा, लेकिन हेल्प करना चाहता था। वो वेपन स्पेसिफिकली पूरन के फाइटिंग स्टाइल के लिए डिजाइंड था, मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स को पियर्स करने के लिए क्राफ्टेड। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब उसे टाइटली ग्रिप करता है और फॉरवर्ड चार्ज करता है, वेपन को क्रीचर के कोर में गहराई तक धंसा देता है। जैसे ही वो वेपन को नीचे देखता है, उसके डैड्स वॉइस एको करती है, डोंट रिलाई ऑन वेपन्स, सर्वाइविंग अप हियर मीन्स फाइटिंग विद योर बेयर हैंड्स। उसके पिता ने हमेशा इंसिस्ट किया था कि ह्यूमंस को बैटल में टूल्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, प्रॉमिस किया था कि एक दिन ये सेंस बन जाएगा। पूरन को डाउट है, बेयर हैंडेड ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना कैसे किया जा सकता है। उसे रियलाइज होता है कि बंकर में उसके डैड ने कभी मॉन्स्टर्स का जिक्र नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि उनका बेटा बिलीव नहीं करेगा। पूरन एडमिट करता है कि अब तक उसे अपोक्लिप्स पर बिलीव नहीं था। मेमोरीज वापस आती हैं, बंकर में एंडलेस क्लिल्स, मॉन्स्टर अटैक्स के लिए ट्रेनिंग। अगर पिता कभी उसे लीव नहीं करना चाहते थे तो इतनी रिग्रेसली प्रिपरेशन क्यों? शायद वो उसे फॉरएवर ट्रैप करने का इंटेंशन नहीं रखते थे। उसे एक ट्रूथ याद आती है, उसके डैड ने कभी झूठ नहीं बोला, सिवाय मॉम की डेथ के बारे में। क्या वो सारी ट्रेनिंग इसी दिन के लिए थी? उसके थॉट्स रिवाइंड होकर शुरुआत की तरफ जाते हैं। अपोक्लिप्स का पहला दिन। वो याद करता है लॉक्स खुलते हुए, उसके डैड हर डोर खोलते हुए। अगर वो तब एस्केप नहीं करता तो मॉन्स्टर्स उसे रिप अपार्ट कर देते। अब वो वंडर करता है, मॉन्स्टर्स ने उनके बंकर को क्यों टारगेट किया और डैड को आने वाली चीज कैसे पता थी। पास में बिस्पेक्टिकल सर्वाइवर फॉलन मॉन्स्टर के पास नील करता है, जो कोर में स्ट्राइक होने के बाद बॉल में कर्ल हो गया है। वो मटक करता है कि इसे ब्रेक नहीं कर सके, फिर उसे एक गर्ल की तरफ टॉस करता है जो उसे फ्लिंग करके असाइड फेंक देती है। पूरन देखता है जैसे वो एयर में आंख बनाकर उसके पास लैंड होता है। वो उसे उठाता है, सरफेस पर स्ट्रेंज शिफ्टिंग पैटर्न्स नोटिस करता है। स्फेयर उसके हाथ में हम करने लगती है। ग्लास वाला गाय पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारा बॉय रिप्लाई नहीं करता। वो स्क्वीज करता है और क्रैक्स फैल जाते हैं, फ्रैगमेंट्स टूटकर अलग होने लगते हैं। उसकी नज़र हारू पर जाती है, जो अब अवेक है, सोच रही है उस वक्त की जब वो अकेले भाग गई थी। वो साइलेंटली खुद से प्रॉमिस करती है कि कभी ऐसा नहीं करेगी और जब चांस मिलेगी तो उस किड से अपोलोजाइज करेगी। पूरन को याद आता है उसके डैड का वो रूप जब वर्ल्ड अभी खराब नहीं हुआ था, जब उन्होंने घर से एक बुक दी थी उसे हीरो की स्टोरी कहते हुए। बॉय की आंखें फिर खुलती हैं और हारू उसके ऊपर झुकती है। हारू पूरन के ऊपर टंबल होकर गिरती है और अपना हाथ उसके मुंह पर क्लैंप कर देती है। वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होने देती। ऊपर देखते हुए हमारा बॉय ग्रम्बल करता है कि वो हैवी है और कहता है गेट ऑफ। हारू स्नैप बैक करती है कि वो हैवी नहीं है, जबकि वो मटर करता है काम डाउन और उसे स्कैडी कैट कहता है। वो बाइनोक्यूलर से सिटी स्कैन करती है, डिस्टेंस में मॉन्स्टर स्पॉट करती है, मैप चेक करती है, हारू फोकस करती है, लेकिन पूरन वॉक ओवर करके कैजुअली पूछता है हाउ इट्स गोइंग, उसे ह्यूमन कहकर इरिटेट करता है। बाद में जब कोई उसका नेम पूछता है, पूरन एडमिट करता है कि चाइल्डहुड से उसका कोई नेम नहीं है। जी ह्यून इंसिस्ट करती है कि उसे एक नेम चाहिए। यूजिन तुरंत पिक करना चाहती है, लेकिन वो अनसर्टन खड़ा रहता है। नेम के बारे में मंबल करते हुए वो अनश्योर लगता है, तब तक हारू एक ऑफर करती है। वो डिक्लाइन करता है, फिर डैड को सोचता है, हेड लोअर करता है और सॉफ्टली कहता है पूरन। बाकी लोग सरप्राइज से रिएक्ट करते हैं। हारू नेम रिपीट करती है और वो नॉड करता है। वो पूछती है इसका मतलब क्या है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये चाइल्डहुड में पढ़ी एक बुक से है। यूजिन सजेस्ट करती है कि सब खुद को इंट्रोड्यूस करें। जी ह्यून पहले जाती है, फिर यूजिन, फिर हारू, जो जोक करती है कि पूरन एनीवे याद नहीं रखेगा। वो हेजिटेट करता है, नया नेम कहने की कोशिश करता है और फिर स्टेडियर होकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है पूरन। ग्रुप उसका नेम एको करता है और वो दोबारा रिपीट करता है जैसे मेमोरीज स्वेल हो रही हों। वो अंडरग्राउंड बंकर देखता है और याद करता है सरफेस पहुंचने का ड्रीम, लोगों से मिलना, अपना नेम बताना। वो हमेशा दूसरों के नेम्स जानना चाहता था, उनके साथ बात करना चाहता था। उस मोमेंट में हारू, जी ह्यून और यूजिन उसकी तरफ स्माइल करती हैं। जी ह्यून हाथ बढ़ाती है, फ्रेंड्स बनने के लिए पूछती है। पूरन पुल बैक करता है। ब्लड, स्क्रीम्स और अपोक्लिप्स उसके दिमाग में फ्लैश करते हैं। वो कोल्डली विड्रॉ करता है, कहता है वी आंट फ्रेंड्स। यूजिन और हारू शॉक्ड हो जाती हैं। वो सोचता है अगर वर्ल्ड खत्म नहीं हुआ होता तो शायद वो उनका फ्रेंड हो सकता था,
लेकिन अब उसका ओनली गोल है अपनी मदर को ढूंढना। वो टर्न करके लीव करने वाला होता है, तभी एक स्क्रीम हवा में कटती है। पूरन और जीह्यून नीचे एक मैन को देखते हैं, मॉन्स्टर से ट्रैप्ड। पूरन मूव करने को तैयार होता है, लेकिन यूजिन इंसिस्ट करती है हेल्प करें। हारू और जीह्यून एक ग्लांस शेयर करती हैं, जबकि पूरन रिफ्यूज करता है, वॉर्न करता है कि कोई नॉइज और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट करेगा। यूजिन आर्ग्यू करती है कि वे उसे सेव करके भी एस्केप कर सकते हैं। पूरन उसे अग्रीमेंट रिमाइंड करता है, उसने अबव ग्राउंड उसके ऑर्डर्स फॉलो करने का प्रॉमिस किया था। वो वार्निंग रिपीट करता है, लेकिन जब मैन फिर स्क्रीम करता है, यूजिन इग्नोर करके वेपन ग्रैब करके बीस्ट में ड्राइव कर देती है। वो दोबारा स्टैब करती है, उसे शव ऑफ करती है। मैन थैंक करता है और यूजिन कहती है ग्रुप के साथ स्टिक करो अगर जीना है। स्टिल ट्रेम्बलिंग वो वॉर्न करता है जैसे दूसरा मॉन्स्टर अपीयर होता है। पूरन लीप करके उसे क्विकली कट डाउन कर देता है। वो यूजिन की तरफ टर्न करता है, आईज हार्ड, पूछता है डू यू अंडरस्टैंड द रिस्क। हर रेकलेसनेस सबको एंडेंजर कर सकती थी। हारू और जीह्यून टेंस खड़े हैं, जानते हैं कि अब चीजें और डिफिकल्ट होने वाली हैं। इंजर्ड मैन पूछता है कि क्या वो वॉक कर सकता है, फिर एडमिट करता है लेग टू डैमेज्ड है, हेल्प चाहिए। पूरन को ऐसे प्रॉब्लम्स की एक्सपेक्टेशन थी। तभी नियर बाय मॉन्स्टर्स का शार्प क्रैकल सबको स्टिफ कर देता है और क्लोज इन हो रहे हैं। हमारा बॉय रिफ्यूज करता है कोई और एड देने को। जीह्यून रिमाइंड करती है कि मैन को सेव करना पहले ही बहुत बड़ा रिस्क था। पूरन यूजिन की तरफ टर्न करता है, कहता है इफ यू वांट यू कैन हेल्प हिम, बट इट विल मीन लीविंग द ग्रुप बिहाइंड। अगर वो जाती है तो शी इज आउट। जीह्यून बैकअप करती है, रूल रिपीट करती है, एवरीवन मस्ट फॉलो एवरी ऑर्डर, नो एक्सेप्शंस। मैन बैक करता है, लेकिन जीह्यून पूरन से अग्री करती है। वे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बेस पर वेटिंग बाकी लोगों के बारे में सोचती है। रिलक्टेंटली यूजिन डिसाइड करती है स्टे करने का। इंजर्ड मैन उनके पीछे येल करता है, अक्यूज करता है मर्डरर्स होने का। अबैंडन टू डाई, पूरन उस पर स्नैप करता है, बी क्वाइट, लेकिन उसकी क्राइज डार्क में एको करती हैं। मॉन्स्टर्स क्रीच बैक करते हैं। ग्रुप बोल्ट करता है। जैसे ही सराउंडेड होते हैं, हारू क्राई आउट करती है कि मॉन्स्टर्स ने एस्केप कट ऑफ कर दिया है। पूरन सिचुएशन साइज अप करता है, अभी होपलेस नहीं है, उन्हें अभी स्पॉटेड नहीं किया गया। अगर वो तेजी से भागें और अपने कदम वापस लौटाएं तो वो स्लिप अवे कर सकते हैं। तभी इंजर्ड मैन लाइटर फ्लिक करता है। उसकी हाथ में फ्लेम स्पार्क होकर जल उठती है। सब फ्रीज हो जाते हैं। वो एक स्मोकिंग साइन की तरफ इशारा करता है, लेकिन जियोन भौंकते हुए कहता है कि बात वो नहीं है, फायर और ज्यादा मॉन्स्टर्स को खींच लेगी। मैन श्रक करता है, मटरिंग करता है कि वो पहले से जानता है, फायर ने उसके घर को तबाह कर दिया था। जियोन उस पर दबाव डालता है, लेकिन लाइटर फिर फ्लेयर हो जाती है, स्मोक ऊपर की तरफ कर्ल करती हुई। शैडो स्ट्रेच होने लगती हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स क्रीप करके और करीब आ रहे हैं। मैन मटर करता है कि अब उसके टाइम है, वो बस एक आखिरी स्मोक चाहता है। क्रीचर्स स्क्रीच करते हुए नीचे गिरते हैं। पूरन चिल्लाता है, सबको रन करने के लिए फॉरवर्ड चार्ज करता हुआ। उसकी वॉइस शार्प होकर फिर चिल्लाता है, मूव करो। मैन पीछे रह जाता है। पूरन आगे डैश करता है, जियोन उसके ठीक पीछे। हारू ठीक समय पर पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक बीस्ट उस मैन पर लंच कर रहा है। वो हॉरिफाइड होकर चीखती है। पूरन स्लाइड करता हुआ आता है, ब्लेड फ्लैश करता हुआ, और मॉन्स्टर को स्ट्राइक करने से पहले स्लैश कर देता है। उसका वेपन फ्लैश को चीरता हुआ लैंड होता है। वो अपने पैर जमाता है, वेपन ब्रेस्ट करके, जबकि बीस्ट स्टॉम्प करता हुआ और करीब आता है। पीछे बाकी लोग फ्रोजन खड़े हैं। पूरन उन पर स्नाल्स करता है, रिमाइंड करता है कि उसने कहा था रन करो। जियोन प्रोटेस्ट करता है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो भी एस्केप करेगा, तो वो अभी यहाँ क्यों है? आर बॉय भी यही सोचता है, लेकिन अपना वेपन और जोर से ग्रिप कर लेता है। जियोन वॉर्न करता है कि अगर पूरन यहाँ रहा तो मॉन्स्टर्स उनका पीछा करके सबको वाइप आउट कर देंगे। यूजिन लैश आउट करती है, एक और क्रीचर को स्टैब करते हुए। हारू देखती है कि जियोन और यूजिन स्ट्रगल कर रहे हैं, और ज्यादा बीस्ट क्लोज इन कर रहे हैं। पूरन फिर रोर करता है, गेट आउट। जियोन इंसिस्ट करता है कि वो विन कर सकते हैं। अब मॉन्स्टर्स कम हैं और अगर सब साथ लड़े तो वापस पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी एयर स्प्लिट होता है। एक मैसिव ट्विस्टेड रेड मॉन्स्टर लंबर करके आता है, फायरी कोर्स ब्लेज करते हुए, ग्रोटेस्क लिम्स राइडिंग करते हुए। पूरन स्क्वायर अप करता है जबकि एयर उसके आसपास शडर कर रहा है। जियोन फ्रीज हो जाता है जब बाकी मॉन्स्टर्स लो बो करके अपने न्यू मास्टर को सैल्यूट करते हैं। आर प्रोटैगनिस्ट उस पर चिल्लाता है, रन कर, लेकिन जियोन पैरालाइज्ड खड़ा रह जाता है।
एक ही मोशन में मॉन्स्टर उसे सीज कर लेता है और उसका हार्ट रिप करके बाहर निकाल देता है। उसका बॉडी कोलैप्स हो जाता है, ब्लड उसके वेस्ट से सोख होता हुआ। जियोन स्प्रॉल्ड पड़ा रह जाता है स्प्रेडिंग पूल ऑफ ब्लड में। हारू नीज पर कोलैप्स हो जाती है, स्क्रीमिंग उसका नाम। यूजिन पैनिक में चिल्लाती है जबकि पुरन अपना वेपन ग्रिप करके खुद को मोशन में लाता है। वो हल्किंग बीस्ट पर लंच करता है लेकिन वेपन इंपैक्ट पर स्नैप हो जाता है। एक ब्रूटल स्वाइप से मॉन्स्टर और बॉय को जमीन पर अक्रॉस हल कर देता है, रिब्स क्रैकिंग होते हुए। गैस्पिंग करते हुए पुरन खुद को अपराइट फोर्स करता है। ठीक समय पर देखता है कि क्रीचर जियोन के हार्ट को अपनी हैंड में क्रश कर देता है, फिर बॉडी को डिस्कार्ड कर देता है। जैसे ही वो म्यूटेट करता है, स्वेलिंग लार्जर और मोर ग्रोटेस्क होकर वो एडवांस करता है। वो हारू को चिल्लाता है, रन कर, सबको मूव करने को यल करता है, लेकिन वो हेड शेक करके मना कर देती है। अब रन करने से तो बस किसी और को खो देगी जिसे वो लव करती है। वो बैक डाउन नहीं करेगी। बीस्ट यूजिन को सीज कर लेता है और हारू ट्रेम्बलिंग लेकिन रेजोल्यूट होकर अपना वेपन ग्रिप करती है। यूजिन खुद को ब्लेम करती है सबके लिए, बेगिंग करती है बाकियों से एस्केप करने की, कन्विंस्ड कि वो ही सबको एंडेंजर कर रही है। वो डेस्परेशन में फॉरवर्ड चार्ज करती है, मॉन्स्टर्स को खुद पर ड्रॉ करते हुए। उसकी वॉइस एको करती है, प्लीडिंग की सर्वाइव करो, लेकिन वो क्विकली एनगल्फ हो जाती है, उनके सामने टॉर्न अपार्ट हो जाती है। हारू हॉरिफाइड होकर स्टेयर्स करता है जबकि मैसिव ग्लोइंग मॉन्स्टर रैम्पेज जारी रखता है, सर्वाइवर्स को स्टैबिंग डाउन करते हुए, और वो और हारू खुद को ब्रेस करते हैं। वो उससे इम्प्लोर करता है रन करने को, लेकिन हारू डिमांड करती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, और वो क्या। पुरन फॉरवर्ड स्टेप करता रहता है, रिफ्यूजिंग टू स्टॉप। वो उस पर प्रेस करती है, पूछती है कि वो खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है, रिमाइंड करती है कि वही था जिसने कहा था सब साथ एस्केप करेंगे। उसकी वॉइस लो होकर एडमिट करता है कि रन करना लॉजिकल चॉइस होता। जब वो और पुश करती है, वो क्वाइटली थैंक्स कहता है। जैसे ही वो एडवांस करता है, उसके थॉट्स ड्रिफ्ट करते हैं, साथ मील शेयर करना, नेम्स लर्न करना, फाइनली सरफेस पर खड़े होना, सब कुछ जो उसने कभी ड्रीम किया था। वो कहता है कि एक बार कोई मर जाता है, बस हो गया, नो मोर टॉकिंग, नो मोर कॉलिंग ईच अदर्स नेम्स। वो हारू को बैक करता है रन करने के लिए, इंसिस्ट करता है कि वो और फ्रेंड्स को डाई नहीं देख सकता। हारू डिसबिलीफ में हेड शेक करती है, बार बार विस्पर करती है कि ये फिर से नहीं हो सकता। डार्क शेप्स क्रीप करके और करीब आते हैं। पुरन शार्प वॉइस में अर्ज करता है लीव करने को। वो शाउट बैक करती है क्यों, लेकिन वो इंसिस्ट करता है रन करना होगा। हारू रोते हुए कहती है कि वो बिल्कुल उसके फादर की तरह बोल रहा है, वही वर्ड्स जो उसने तब कहे थे। टिया स्ट्रीम करते हुए वो प्रॉमिस याद करती है, नेवर टू रन, नेवर टू अबैंडन अदर्स। वो स्क्रीम करती है कि वो फिर से सबको छोड़कर खुद को सेव नहीं करेगी। उसके माइंड में फादर का फेस फ्लिकर करता है, जेंटल वॉइस, इट्स ओके टू बी अफ्रेड। गिल्ट उसके अंदर ट्विस्ट करती है, वो उसे छोड़कर चली गई थी। पुरन पूछता है क्या वो सच में रन नहीं करेगी खुद को सेव करने के लिए। फिर वो स्मर्क करता है, कहता है, आई शुड हैव नोन, यू जस्ट टू काइंड। हारू रियलाइज करती है वो रॉन्ग थी। वो एडमिट करती है अपनी मिस्टेक्स, एडमिट करती है कि उसके डैड ने आखिरकार उसे लव किया था। मेमोरी में वो हैंड आगे बढ़ाता है, प्रॉमिस मांगता है कि कावर्ड फील करने पर भी क्राई नहीं करेगी। वो शाउट करके प्रॉमिस करती है उनके पिंकीज लिंक होते हैं। लेफ्ट अलोन, आर बॉय उसके वर्ड्स को माइंड में टर्न करता है। डेथ सब खत्म कर देता है और वो किसी और को लूज करने का थॉट बेयर नहीं कर सकता। तभी हारू रश करके वापस आती है, येलिंग, यूर अ बोन हेड। किसी ने नहीं कहा था कि वो डाई करने वाली है। वो डिक्लेयर करती है कि वो सर्वाइव करेगी और अगर वो लिव करेंगे तो नथिंग एंड्स। पुरन उसे स्टेयर करता है, सुनता है जबकि हारू पेट्रोल ढूंढती है, लेकिन रुककर बोलती है। वो कहती है कि अगर हम इससे निकल गए तो हम टॉक कर पाएंगे, ईच अदर्स नेम्स कॉल कर पाएंगे और साथ रह पाएंगे। वो साइलेंस में सुनता है। वो बताती है कि वो अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। उसके साथ वो लाइटर फ्लिक करती है, फ्लेम स्पार्क करके लाइफ में आ जाती है। पुरन उसका नाम शाउट करता है, डिमांड करता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन हारू फ्लेम स्टडी करती है, टेलिंग हिम डोंट लूज होप, और रिमाइंड करती है कि सर्वाइव करना है। वो लाइटर ड्रॉप कर देती है, पेट्रोल सडन ब्लेज में इग्नाइट हो जाता है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि पहले वो हमेशा सिर्फ खुद को सेव करने के लिए भागती थी, अब वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग रही है जिन्हें वो लव करती है। वो प्रॉमिस करती है सबको प्रोटेक्ट करने की और पुरन को कॉल बैक करती है, बेस पर मिलते हैं।
मॉन्स्टर्स स्वॉर्म करते हैं लेकिन हारू स्ट्रीट्स में टीयर थ्रू करती हुई स्प्रिंट करती है, फास्टर एंड फास्टर, स्ट्राइक्स डॉज करती हुई, डेब्री वॉल्ट करती हुई, जबकि क्लॉज इंचेस पीछे स्लैश कर रहे हैं। एक हल्किंग म्यूटेंट लंच करता है लेकिन फिर भी वो लन करती रहती है। मीनवाइल आवर प्रोटैगनिस्ट खुद को स्टेडी करता है, आईज फॉरवर्ड लॉक करके। सराउंडेड होते हुए वो मॉन्स्टर्स का हेड ऑन फेस करता है, उन्हें कॉल आउट करता है और डिमांड करता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है। पुरन फ्रीज हो जाता है जबकि मॉन्स्टर्स क्लोज इन करते हैं और एक स्टॉम्प करके उसकी तरफ आता है ग्रॉलिंग और डिमांड करता है कि वो सोचता कहां जा रहा है। आर प्रोटैगनिस्ट कामली उसे बताता है कि वरी करने वाला वो है। वो मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स पर गेज लॉक करता है, लाइफ फोर्स सेंस करते हुए। वेपन की तरफ रीच करते हुए बॉय कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है क्योंकि क्रीचर फास्टर मूव करता है, ब्लेड को नॉक अवे कर देता है और उसे बैकवर्ड स्लाइड करा देता है। वो रियलाइज करता है कि वीक स्पॉट तक बिना वेपन के नहीं पहुंच सकता। उसी मोमेंट उसके फादर की वॉइस एको करती है, रिमाइंड करती है कि वेपन्स हमेशा ऑप्शन नहीं होते। पुरन मेमोरी रिकॉल करता है जब फादर कहता था कि एक दिन वो अंडरस्टैंड करेगा। जब वो पूछता था इसका मतलब क्या, तो ओल्डन मैन बस यही कहता था कि वेपन्स लोगों जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं। वो रिमेंबर करता है अपने डैड को फाइट करते देखा, कभी स्टील पर रिलाई नहीं किया। अब आर बॉय अपने फादर्स के फाइटिंग स्टांस में शिफ्ट हो जाता है। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि